ज़िंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं। आप लोगों को यहाँ पर इस लड़की को देखकर ये पता चलेगा। ये कर्नाटका के बेंगलुरु की रहने वाली एक लड़की है जो कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकती है और इसी के साथ में अलग अलग डायरेक्शन में भी आप लोगों को ये लिखती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ में अलग अलग लैंग्वेज में एक ही टाइम पर दोनों हाथों से लिख सकती है। देखिए, इस तरीके की अगर कोई कला जो कि आप लोगों के सामने दिखाई जाती है, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल की कला आप लोग बोल सकते हो, आज की डेट में आप लोगों को एक हाथ से लिखने के लिए बोला जाए तो भी प्रॉपर वे में हम लोग कई बार नहीं लिख पाते हैं बिना प्रैक्टिस के। खासकर जब आंसर राइटिंग की बात करते हैं, दोनों हाथों से सेम स्पीड में लिखना, कई सारे लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये तो इसे भगवान या वो अल्लाह गॉड जिसका भी आप लोग बोलो वरदान मिला हुआ है। पर इन रियलिटी आप लोग अगर इस तरीके की जो कला हो उसको वरदान बोलोगे तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि ये शायद एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो पूरी सरासर एक ऐसी मेहनत है जिसको बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर कर अचीव किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान जो है वो मेहनत करके ये चीज़ अचीव कर सकता है। मैक्सिमम लोग ना इस दुनिया में मेहनत करने से डरते हैं, तो अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोग भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा शानदार तरीके से मेहनत की गई और जब आप लोगों के सामने रिजल्ट है तो आप लोग इसको वरदान बोल रहे हैं, आप लोग इसको बोल रहे हैं कि क्या जादूगर इंसान है। तो अगर आप लोग भी अपनी किसी भी कला को इस तरीके से निहारेंगे तो लोग उसको फिर इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि या ये तो कोई वरदान है या फिर जादूगर है। तो इस लेवल पर लेकर आप लोगों को अपने आप को जिस दिन पहुंच गए उस दिन ये दुनिया आप लोगों की मुरीद हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसको इतने शानदार तरीके से करो और लोग दांतों तले उंगली दबा ले देख कर कि यार ये काम ऐसे कर कैसे लेता है इंसान, मतलब कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो ये इंसान अपने काम कंप्लीट करता है। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोग भी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे और इससे कुछ सीखोगे नया। बाकी आप लोगों में कोई ऐसी कला है जिसको देखकर लोग बोले वाह क्या कला है, तो बताइएगा ज़रूर। और अपनी कला को कभी छुपाना नहीं है, उसको और ज़्यादा निहारना है हमेशा। और जहाँ भी लगे कि हाँ उस पर प्रदर्शन करना है, कोई डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, इनको यार अच्छे से और अच्छे से अपनी जो कला है उसको बाहर निकाल के लेकर आओ। कहीं भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, लोकल लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील, गाँव, अपना शहर, कहीं भी अच्छे से पार्टिसिपेट करो। फिर देखो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी निकल कर आएगा। ओके, व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से बात की जा रही है जिनको देखकर आप लोग बोल सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, तो जिंदगी भर लोग उसको याद रखेंगे इंसान को। ठीक है, तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, खासकर आज के दिन। तो बात करें यहाँ पर भगत सिंह जी के बारे में, इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ कर गए कि आज हम लोग इनके बारे में बैठकर पढ़ रहे हैं। बोल रहे थे कि ये हमें, मतलब ये मुझे मार, एक तरीके से ना ये मुझे कहते हैं कि मुझे मार देंगे, फांसी दे देंगे। दे मे किल मी बट दे कांट किल माई आइडिया। उनके आइडिया पर चढ़कर जो रिवॉल्यूशन आया, हमारे देश को आज़ादी मिली। ये मेरी बॉडी को क्रश कर सकते हैं पर लेकिन ये मेरी स्पिरिट को क्रश नहीं कर सकते। जो लोगों के अंदर में भावनाएं जगी वो नेक्स्ट लेवल की थी। यानी कि इंसान ने जो सोचा इतनी कम उम्र में, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमको अपनी ज़िंदगी कैसे संवारनी है, और इतनी कम उम्र में इंसान ने जो है देश संवार दिया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो शहादत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन को, 23 मार्च को। तो सैल्यूट है यार इन लोगों को। अगर बात करें जिस तरीके से हमारे देश को आज़ाद किया गया, 200 साल का रूल उखाड़ कर फेंका गया, तो रियलिटी में यार देखो हम लोग हैं कि आज की में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। सोचो तो सही 1 मिनट के लिए कि ये लोग क्या क्या करके चले गए उस टाइम पर, और हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं संवार पा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचो। जिंदगी में अपने आप को डिसिप्लिन करना है तो कुछ चीज़ें हद पार कर आप लोग करनी पड़ेगी। हद में रहकर कभी कामयाब इंसान हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे कर रहे हो, तो कभी आप लोग अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाओगे। मतलब टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, मतलब ये नहीं, मतलब गलत सेंटेंस बोल दिया मतलब बिना टाइम के सो रहे हो, बिना टाइम के उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि कब क्या हो रहा है। तो आप लोग सिस्टमेटिक वे में वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे जो आप लोगों को अचीव करनी पड़ेगी। उसके लिए डिसिप्लिन में रहकर अपनी चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक हद इस तरीके से पार करनी है कि आप लोगों ने आज तक शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो अब फॉलो करना है, तो वो वाली हद पार करनी है। कौन कौन टाइम पर उठा है जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था, किस किस ने आज का टाइम टेबल बना लिया है, अपने टेबल पर रख दिया कि हाँ ये फॉलो करना है। सच से बताना, दिल पर हाथ रख के, वैसे नहीं कि हाँ बस ठीक है। और मॉर्निंग में टाइम पर उठना, वो भी अभी भी अगर नहीं हो पा रहा है तो गलत बात है, अब तो कम से कम हो जाना चाहिए। अब तो एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके बारे में बताइए, फिर मैं आप लोगों से इनके बारे में आगे बात करूंगा। देखता हूं कौन कौन यहां पर इनको पहचान पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 23 मार्च जो है ये वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है।
द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। अब की बार की थीम है, इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हमारे देश के अंदर में जो इसके बारे में ध्यान रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? IMD है, आप लोगों ने सुना ही होगा। इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताओ, देखता हूं किस किस को बताए। कई बार बताया, और ये बताना कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। ओके, आज से आप लोगों की केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। मैंने बोला था एक दिन पहले केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है, पर उस टाइम पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आज केमिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री के साथ में बेसिकली और भी 3 लेक्चर आप लोगों के रहेंगे, जो कि अपने टाइम ड्यूरेशन पर आप लोगों को डेली मिल जाते हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जैसा मैंने बोला था 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल लास्ट रखेंगे इसके लिए। फिर इसके बाद में इस बैच को जो है हम लोग क्लोज कर देंगे बेसिकली। और टेस्ट सीरीज कॉन्टिन्यूसली आप लोगों की चलती रहेगी, मतलब जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज सारे लगाने वाले ही हैं। ठीक है, उनको तो यहाँ पर मिलती रहेगी टेस्ट सीरीज, ये तो टेस्ट सीरीज की टेंशन मत लेना। पर लेकिन बैच जो है वो यहाँ पर जितने बच्चे हो जाएंगे उसके बाद में फिर उसको आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें मुझे बतानी थी। बाकी क्लास जो है जो भी आप लोग लिया करो उसके नीचे फीडबैक जरूर दिया करो, जैसे भी आप लोगों को लगती है, ताकि आने वाले टाइम पे और अच्छे से चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की PDF यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से भी। सारे लिंक जो है वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। देखिए, सपना आप लोगों का है तो आप लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों की जगह कोई और मेहनत नहीं कर सकता। और टीचर जो होता है ना, वो टीचर अगर बच्चों को बनाया करता तो टीचर तो हर एक बच्चे को बना सकता था। कुछ ही बच्चे की जिंदगी को सुधार पाती है। क्यों? क्योंकि मेहनत आप लोगों को ही करनी होती है। अब मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे ये बताओ कि किसी के घर जाकर पढ़ा रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर बच्चे की उसको अलग से बता रहा हूँ कि ये पढ़ लेना, उनसे आगे नंबर आ जाएंगे। आप लोग खुद सोचो, जो बच्चा मॉर्निंग में टाइम पर उठकर अपना शेड्यूल फॉलो कर रहा है, सही तरीके से अपनी सारी चीजें लेकर चल रहा है, इतनी प्रैक्टिस कर रहा है लगकर। देखिए, टीचर आप लोगों को, नीरज चोपड़ा की एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, उससे कोच की बड़ी शानदार लगी थी मुझे, कि जितना मैं बताता हूं ना इसको नीरज को करने के लिए, ये उससे 10% ज्यादा करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितना मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, अगर आप लोग उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे तो एक तरीके से मैक्सिमम बच्चे वो भी नहीं कर पाते जितना मैं बोलता हूं। वोकैबुलरी देखो, वीडियो के एंड में जो डिस्कस करता हूं, 5 वोकैबुलरी डिस्कस करता हूं, शब्द कितने रहते हैं, कितने उसके ऊपर सारे शब्द फॉर्म करते हैं। लास्ट में देखना कितनी शानदार न्यूज है, आप लोगों को मजा आ जाएगा सुन के। बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस न्यूज वाला सेक्शन बहुत सारे बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंड तक आते आते ना आधे रुक ही नहीं पाते हैं। ये एनालिसिस बताता है यूट्यूब का। तो सोचो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे क्या? अगर आप लोग पूरा लेक्चर भी सिस्टमेटिक वे में कर ले रहे हो तो आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, और आप लोग देखो कहां कहां पर एक एक नंबर चुराना होता है यार। यूपीएससी का मेंस का पेपर उठाकर देखोगे ना, एक एक नंबर चुरा चुरा कर आप लोग जो है अपना घड़ा भर लो। 25 पेपर होता है, 25 पेपर में एक एक नंबर भी चुरा लोगे ना, 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, पहले 25 भी होते, 20 भी होते थे। एक एक नंबर भी चुरा लोगे, एक पेपर में 20 नंबर ज्यादा आ गए, और ऊपर उठाकर देखना, मतलब 40 से 50 नंबर के अंदर सारी रैंक सिमट जाती हैं। तो ये चीजें, ये कला आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, और वो कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा, जो इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सोच लो अब क्या करना है, आप लोगों की जिंदगी है, आप लोगों ने संवारनी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और फीडबैक जरूर दिया करो। लेक्चर जैसा लगता है, अच्छा है बुरा, बता दिया करो, मन से बता दिया करो, अच्छा लगता है फीडबैक दिया करो। ठीक है, अपना प्यार दिखा दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है, और पार्टिसिपेट जरूर किया करो। बहुत बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, उनके आंसर देखो बच्चों के, और आप लोग भी पार्टिसिपेट करो अच्छे से। ओके, अच्छा, अगर आप लोगों को मौका मिले कि आज जहां पर आप लोग बैठे हैं यहाँ से पुरानी गलतियां ठीक करने का आप लोगों को मौका दिया जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसको आप लोग अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहेंगे कि हाँ यार, यहाँ तक आते आते कम से कम ये गलती नहीं करेंगे? तो इसके बारे में सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और इस चीज़ के बारे में सोचना कि जब आप लोग आगे बढ़ते चले जाते हो बिना अपने आप को एनालाइज किए हुए, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप लोग रिपीटेडली गलतियाँ करते रहते हो। यहाँ पर ये बात क्यों बोल रहा हूँ? ऐसी ही हिस्टोरिक गलतियां हम लोगों ने की है, जिनको बैठकर हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत पड़ जाती है। जब हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर यहाँ पर आकर हम लोग क्यों बैठ गए। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मुहिम चल रही है कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्राइसिस हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत जगह सूखा पड़ रहा है, इसकी वजह से बहुत जगह बाढ़ आ रही है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल इंपैक्टेड हो रही है, बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। इसकी वजह से लोगों की जो लाइफ है वो थ्रेटन में आ रही है, खासकर जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। कोस्टल एरिया वाले लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन जा रहे हैं। तो इतनी खतरनाक सिचुएशन आज की डेट में क्रिएट हो रही है। तो इवन अगर आप लोग किसी भी फील्ड में जाओगे, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज नाम का एक टॉपिक चिपका दिया गया है। पर लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं कि आज की डेट में हम लोगों ने छोटा सा ये मुद्दा इतना बड़ा इशू बना दिया है।
अपनी गलतियों को रिपीट कर कर कर। इसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो आप लोगों की गलतियों को बताती है कि भाई साहब आप लोगों को ना फोकस देना चाहिए था और आगे भी इतना काम करना चाहिए अगर इसको कंट्रोल करना है। तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है। तो बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में भी डिटेल में। रिपोर्ट का नाम क्या है, ये आप लोगों से एग्जाम का मुद्दा रहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा छोटा सा, कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन कौन सी रिपोर्ट आई है, क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट नाम याद रखिएगा। इसके जो हेड हैं वो हमारे देश के ही पर्सन रह चुके हैं, पचौरी साहब थे। हालांकि उन पर सेक्सुअल असोल्ट के एब्यूज़ के चार्जेस लगे थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, वो अलग बात है। पर फिलहाल के टाइम पर जो बातें बताऊंगा वो आप लोग सुनते हुए चलना है। अभी यहाँ पर कई सारे ऐसे एविडेंस देखने को मिले हैं जो इसकी रिपोर्ट आई है, जिसको सिंथेसिस रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का ये 6th असेसमेंट है, यानी कि इससे पहले भी ये 5 बार चेतावनी दे चुका है कि सुधर जाओ वरना जो नेचर है वो सुधार देगा। आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ये ऐसी रिपोर्ट लेकर आता है? देखिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से रिपोर्ट लेकर आता है। कई बार जैसी सिचुएशन हो रही है दुनिया में, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ जो है वो टूट टूट कर आज के डेट में गिर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन जो आप लोगों के सामने आ रही है, सारे जैसे जैसे बर्फ टूटते हैं, पिघलता है वहाँ पर, उसकी वजह से जो दुनिया में कोस्टल एरिया है वहाँ पर पानी का जो लेवल है आप लोगों को वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। और दुनिया में किसी भी कोने में आप लोग रहते हैं, कोच्चि, टोरंटो, इसी के साथ में री डी जेनेरियो, फ्लोरिडा, यहाँ पर लागोस, मतलब धरती पर किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर में हो, आप लोग किसी न किसी त्रासदी से जूझ रहे होंगे। या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ पर लोग जो हैं वो त्राहिमाम करते हुए नजर आएंगे। और इसी की वजह से आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी की कंडीशन में भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो सिचुएशन आज के डेट में यहाँ तक आकर पहुंची, तो ये कैसे पहुंची है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इवन अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं तो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था उस टाइम पर भी, जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी। उस टाइम पर ये 1988 से लेकर 2018 तक का, उस टाइम पर भी कई सारे सजेशन इसके द्वारा दिए गए थे कि भाई साहब जो हरकतें चल रही हैं उनको थोड़ा सुधारो, वरना लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जो जीवन है नॉर्मली जिस चीज़ की वजह से, वो भी असंभव होता हुआ नजर आएगा। रीज़न क्या है? बहुत सारी खेती ऐसी हैं आज के डेट में जो अपना एक प्रॉपर प्रोग्रेस का जो एक पाथ हुआ करता था उनका खेतों में, खलिहानों का, वो भी घटता हुआ जा रहा है, क्योंकि कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, तो सिचुएशन बड़ी ही खराब है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या बता रही है? ये रिपोर्ट बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस लेवल पर बढ़ रही है आज की डेट में, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा ऐसी त्रासदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर दुनिया में आप लोग शांति लाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को कंट्रोल आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया भर में आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग देशों ने अपने टारगेट बनाए कि भाई साहब हम लोग 2070 तक अपना क्या करेंगे, कार्बन एमिशन जीरो करेंगे। इंडिया ने बोला, चाइना ने बोला 2060 तक करेंगे, बाकी डेवलप कंट्री, यूरोप कंट्री ने उन्होंने बोला 2050 तक करेंगे। तो इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो हम लोग कट करेंगे। इवन अभी अगर बात करें तो CH4 जिसको आप लोग मीथेन बोलते हैं, उसका एमिशन भी लोगों के सर चढ़कर यहाँ पर अभी बोल रहा था। उसके लिए अलग से एक प्लेज ली गई थी यहाँ पर लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी कि हाँ इसको कंट्रोल करके चलेंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो मेजर्स लेने की बात की जा रही है, लोगों को इस तरीके की चीज़ें अडेप्ट करने की बात की जा रही है ताकि लाइफ के साथ में आप लोग कोरिलेट करके चल सको। और टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये एक तरीके से ऐसी चीज़ हो जाएगी कि जो कि इरिवर्सेबल है। इरिवर्सेबल का मतलब क्या होता है? इरिवर्सेबल का मतलब ये होता है कि चीज़ों को इतना खराब कर देना कि अब उसको आप लोग ठीक नहीं कर सकते, यानी कि आप लोग एक तरीके से बेइंतहा लेवल पर उसको बर्बाद कर चुके हो। जैसे कि एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी में आप लोगों ने अपने सारे अटेम्प्ट ही निकाल दिए। अब आप लोगों के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय पछताने के कि सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, पर जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे थे उसके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बोलना चाह रहा है कि इसको आप लोग ये नहीं बोल सकते कि फिर से पैदा होंगे, अब फिर से 10वीं करेंगे, फिर से 12वीं करेंगे, फिर से ग्रेजुएशन करेंगे और फिर से UPSC के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग अपना एग्जाम देने आएंगे। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आप लोगों को मौका मिले कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को रिवाइव करना है, तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी कि जो कि आप लोग रिवाइव करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब एक बार अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इस तरीके की गरीब कंडीशन में रहते हैं कि उनको तो लग रहा था कि यार यही बनना है ज़िंदगी में, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है।
तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसीजर। अब चाहकर भी आप लोग जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि अगर आप लोग स्टेट फीसेस की तैयारी करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को एक अच्छा मौका वहां पर मिल जाएगा, पर यूपीएससी के थ्रू आप लोगों का मौका बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसा यहाँ पर बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ कि इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अब आप लोगों के पास में नहीं है। तो अगर जिस पैटर्न में यहाँ पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल पोजीशन में पहुंच गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये खुद ये रिपोर्ट बोल रही है। ये ऐसा नहीं कि पहली रिपोर्ट आई है, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। पहली रिपोर्ट जो आई थी इसकी वो फर्स्ट 1990 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में मिलाकर, जिनका नाम था एल गोर। रिसेंटली अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को नोबेल पीस प्राइज किस पर्टिकुलर इंसान के साथ में मिला था। तो यहाँ पर ये यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे 45वें नंबर के, जिनको यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्राइज मिला था। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा फोकस दिया था। और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आज की डेट में इन्वायरमेंट के अंदर में, उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोगों को कंट्रोल करना है। पर लेकिन कथनी और करनी में फर्क बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप लोग डेली अपना टाइम टेबल बनाते हो और फॉलो नहीं करते हो, ऐसे ही हर साल यहाँ पर हर एक देश जो है वो अपने टारगेट बनाता है पर फॉलो नहीं करता है, और फिर बाद में आकर एक नई मीटिंग में फिर से अपने आप को एक तरीके से ना एक हौसला देता है कि हाँ फिर से करेंगे, पर लेकिन फिर से वही कंडीशन सामने निकल कर आती है। ये जो पैनल है ये अपना काम करता रहता है पैरेलल में, कहता है कि तुम जो बदतमीजी कर रहे हो तुम करते रहो, हम तुमको बताते रहेंगे तुम की बदतमीजी कहाँ कहाँ कर रहे हो, फिर देख लेना कि कितनी बदतमीजी आप सुधार सकते हो। तो फर्स्ट रिपोर्ट 1919 में लाई गई थी। सेकंड रिपोर्ट जो सप्लीमेंट्री थी, यानी कि ये रिपोर्ट में कुछ कमी रह गई थी या फिर जल्दी आ गई थी। इंटरेस्टिंग बताऊं आप लोग एक चीज़ है, कई बार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऐसा भी करता है कि जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है अलग अलग जगह, जैसे कि ग्लासगो में हुई थी, अब की बार कहाँ पे हुई थी आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो उससे पहले ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है कई बार जल्दी जल्दी में, ताकि कम से कम उस मीटिंग में जाकर बैठे तो इनके पास में पॉइंट रहे बात करने के लिए, वरना वहां पर चाय समोसा खाकर निकल जाएंगे और एक साल फिर निकल जाएगा। तो कई बार क्या करता है ये अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट निकाल देता है ताकि यहाँ पर कम से कम डिबेट डिस्कशन तो करे कि यार ये कंट्रोल करना है। सेकंड जो रिपोर्ट आई वो 1995 में आई, तीसरी रिपोर्ट 2001 में आई, चौथी रिपोर्ट यहाँ पर 2007 में आई, फिर यहाँ पर पांचवी रिपोर्ट 2014 में आई। और ये इसके बीच में यहाँ पर इनके द्वारा स्प्लिट किया गया था। यहाँ पर इसको इन्होंने पहले आधी रिपोर्ट निकाल दी और फिर आगे इनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई ताकि थोड़ा सा डिबेट और डिस्कशन उस टाइम पर हो जाए यहाँ पर। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये बताती हैं, और इसके साथ में बीच बीच में ये स्पेशल रिपोर्ट चेतावनी के तौर पर भी लेकर आते रहते हैं कि भाई साहब ये भी हरकतें ही हैं तुम्हारी। तो ये रिपोर्ट भी कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कब कब यहाँ पर ये आई, तो इनको मैच करने के लिए आप लोगों से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बन जाते हैं। एमिशन सिनेरियो ये रिपोर्ट, इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सट्रीम इवेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशियन एंड जो क्रायोस्फीयर है उसके बारे में। तो ये रिसेंट की इसकी अभी रिपोर्ट है जो इसने बताया कि भाई साहब सुधरो, नहीं तो सुधारेगी नेचर, और वो सुधारेगी तो दर्द बहुत होगा आप लोगों को, इसलिए पहले से ही सुधर जाओ। तो ये बार बार बताती है सारी बातें कि ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया कि ये अपने आप काम करती है। कई बार वर्ल्ड के लीडर जो हैं वो खुद बोलते हैं कि भाई साहब बता दो हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे नहीं आप लोग कई बार मेल करते हो सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो वही पैटर्न है, क्योंकि उनको उस चीज़ का आइडिया नहीं है तो वो यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या करना चाहिए। तो ये कहता है कि देखो बता तो मैं दूंगा कि ठीक है यार तुम अपना जो टेम्परेचर जो है इतना कंट्रोल कर लो, पर लेकिन ये इतनी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इसको कम करना ऐसा नहीं कि एक इंसान एक देश के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया मिलकर काम करेगी तब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोल होगी। तो ये बताता भी है कि कैसे कंट्रोल आप लोगों को करना है, क्या क्या संसाधन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे नहीं यूपीएससी का सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, इसी के साथ में आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज वगैरह होगी उसको प्रैक्टिस करके आप लोग अपना एग्जाम निकाल कर ले जाते हो। सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है कि कोयले वगैरह का इस्तेमाल जो है आप लोगों को खत्म कर देना चाहिए या फिर फेज मैनर में कंट्रोल कर देना चाहिए। इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। लाइफ स्टाइल आप लोगों का ऐसा होना चाहिए जो कि ज़्यादा इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। तो ये ऐसी ऐसी बातें बताता भी है, पर लेकिन फिर भी वही बात है, आप लोगों को पता है ना कि सिलेबस पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। आप लोगों के PYQs सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो बताओ कितने ऐसे SLE फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने सच्ची में उसको कंप्लीट कर लिया है। पता सबको है पर लेकिन करता कोई नहीं है। तो ये दिक्कत है। तो पता इनको भी है कि कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, पता सबको है कि मॉर्निंग में टाइम पर उठोगे तो दिन को ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे, पता सबको है कि अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करोगे। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब ने आकर यहीं पर ही मेहनत कर कर अपने गोल को अचीव किया है। पर लेकिन फिर वही बात है कि इंसान को पता होना और उसको करना, तो कथनी और करनी में फर्क नजर आप लोगों को आता है, और वही सबसे बड़ा डिजास्टर कहलाता है।
इसमें अगर आप लोग ध्यान से एक बात और नोटिस करोगे, ये WMO और UNEP यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये सिस्टम स्टार्ट किया गया। और इसमें टाइम टू टाइम अलग अलग लेवल की मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह ये सारी आती रहती हैं। और ये जब स्टार्ट किया गया था तब से लेकर आज तक का कितने लार्ज स्केल पर ये अवेयरनेस फैला चुका है कि इसके बारे में बैठकर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी के बेस पर यहाँ पर इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया कि वाओ क्या काम किया है। अलग अलग रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की गई जिससे लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो इसने अपना काम किया है, पर लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये जो पर्टिकुलर पैनल बनाया गया था, इसका तो बेसिक पर्पज यही था कि यार चीज़ों को ढंग से लेकर चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता है कि किसके द्वारा मिलकर इसको बनाया गया। एक तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और IPCC बोला कि डज नॉट इटसेल्फ इंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये लाइन याद रखिएगा, कभी आप लोगों को लगे कि ये खुद साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ठीक है, नहीं, ये क्या करते हैं, ये पूछते हैं साइंटिस्ट से अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं एक तरीके से ना, जैसे मुझे एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ चेंज लेके आना है, तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं एजुकेशन फील्ड में, मैं उनसे जाकर बातें करने लगूँ कि सर कुछ चेंज लेके आना है तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। उनके साथ में जाकर बैठूं, डिबेट और डिस्कशन करूं, और फिर वो बताएं कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर मैं एक रिपोर्ट निकाल कर लेकर आऊं कि असेसमेंट रिपोर्ट है, हाउ टू चेंज द एजुकेशन इन इंडिया, किस तरीके से सब तक जो है एजुकेशन को पहुंचाना है। तो ये क्या होगा, ये एक तरीका असेसमेंट होगा कि एजुकेशन कैसे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, क्या क्या उसके पाथ हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलता है। उस पाथ को फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि जिससे कि लोगों को बताया जा सके, पर अपने आप साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते, उन लोगों के साथ में इंगेज होते हैं, उनसे कंक्लूजन मांगते हैं कि अच्छा सॉल्यूशन तो बता दो आप लोग कि क्या क्या सॉल्यूशन होगा, कंक्लूजन होगा। तो उसके बेस पर जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाने स्टार्ट कर देती है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम करना स्टार्ट कर देती है, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन होना स्टार्ट हो जाती है कि यार देखो तुम्हारी वजह से बदतमीजी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने स्टार्ट हो जाते हैं। USA बोलता है कि इंडिया की और चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, उनकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। इंडिया ये बोलता है कि यार हम तो इतने लोग मिलकर भी इतना बर्बादी नहीं कर रहे हैं जितना तू अकेला बर्बादी कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो एमिशन है और जो यहाँ पर USA के अंदर में एमिशन है, तो पॉपुलेशन का अगर डिफरेंस देखोगे तो USA और जो यूरोपियन यूनियन जैसे देश हैं इसके अंदर में बहुत सारे ये बर्बादी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पर जब सामने निकल कर आती है तो उनको पता चलता है। स्टार्टिंग में सोचो जब जंगलों में लोग रहते होंगे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर धरती पर इंसानों की बहुत कमी थी, ना कोई मोबाइल टावर था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई स्कूटर था, ना कोई हवाई जहाज था, ना कोई फैक्ट्री थी, किसी भी तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं था यहाँ पर। उस टाइम पर देखो कि धरती पर इंसान जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ा करते थे कि जंगलों में से आकर जानवर उनको न खा जाए, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। पर लेकिन इंसान एक इतना खतरनाक जीव है, अगर इसको ढंग से आप लोग समझने की कोशिश करोगे, ये ना तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, ना ही ये सबसे ज्यादा एक तरीके से बड़ा प्राणी है कि धरती पर सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे तेज दौड़ने वाला है, सबसे ज्यादा बड़े कायाकार शरीर का ये इंसान है। बस इसकी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, ये भाई साहब चीजों को सोच और समझ सकता है। तो उस सोच और समझ के बेस पर इसने सारी चीजें धरती के अंदर में बदल के रख दी, सारी चीजें अपने हिसाब से ढालना स्टार्ट कर दी। जो पेड़ पौधे उसको पसंद नहीं आ रहे हैं उनको काट कर वहां पर खेती करने लगा या फैक्ट्री बना दी। जो नदियां पसंद नहीं आ रही है वहां पर उसको डैम बना दिया, उसका पानी अलग तरीके से यूटिलाइज करने स्टार्ट कर दिया। इवन समुद्र के अंदर भी लोग जो है कूड़े करकट के पहाड़ भर भर कर वहां पर उसको आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आप लोगों ने सुना होगा कि एक हद तक ही सही रहती हैं, उसके बाद में अगर आप लोग काम करते हो तो एक बार बांध टूटता है तो फिर हर जगह आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हर जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, हर जगह आप लोगों को अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, हर जगह आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है, हर जगह जो आप लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि अलग अलग तरीके के वायरस निकल कर आ गए, जैसे कोरोना वायरस आ गया, अलग अलग तरीके की अजीब अजीब तरीके की बीमारी जिनके नाम अब से 10 15 20 साल पहले कोई सुनता भी नहीं था, वो बीमारियां देखने को मिल रही है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड करके, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है। अब जानवरों को और जंगलों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, यानी कि फॉरेस्ट, एनिमल और ह्यूमन सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा अगर आने वाली त्रासदी से अपने आप को रोकना है, वरना फिर से कोरोना जैसी कोई महामारी आएगी और बहुत सारे लोगों को वाइप आउट करके, यानी कि बर्बाद करके, खत्म कर इस धरती पर से चली जाएगी। तो जिस टाइम पर एज एक तरीके से आदि मानव के तौर पर रहते थे, फिर आगे हम लोगों ने चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट किया। आज की डेट में इतना ज़्यादा बर्बादी हम लोगों ने कर डाली कि पृथ्वी जो कि बोला करते थे कि इंसानों के रहने लायक है, ओनली ये धरती जिसके ऊपर इंसान रहते हैं माना जाता है, अब तक कहीं और हम लोग जीवन नहीं खोज पाए हैं सिस्टमेटिक वे में, उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। पता है किससे? उसी इंसानों से जिसके रहने लायक ये पृथ्वी मानी जाती थी।
यानी कि बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोग अपनी माँ की कोख को ही बेसिकली खराब कर रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं उसी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली होती तो है, पर लेकिन ज्यादातर कंट्री इसको इग्नोर कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। टोटल जो की पॉलिसी मैसेज यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताया भी गया है, जैसे आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उसको कंट्रोल करना है, करंट पॉलिसी पर फोकस करना है, एमिशन को कार्बन का कंट्रोल करना है, ग्रीन हाउस एमिशन को कट करना है, लो कार्बन एमिशन की ओर चलना है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह या फिर बैटरी पावर सिस्टम यूज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ये सारी फालतू की चीजें हैं, जब तक इनका कोई मतलब नहीं है, जब तक भाई साहब ये वाला लास्ट वाला सबसे ऊपर न आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले तो यही आना चाहिए था यहाँ पर पहले नंबर पर, कि पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। जब तक पॉलिटिशियन हर एक देश के इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ये सिचुएशन नहीं सुधरने वाली है। चाहे कितनी भी पॉलिसी, कितनी भी रिपोर्ट और कितने भी लोगों को आप लोग ज्ञान बांट लो, जब तक पॉलिटिशियन नहीं सुधरेंगे और वो इसको अपने एक तरीके से ना जो मैनिफेस्टो होता है अपना इलेक्शन का, उसमें इसको डालना स्टार्ट नहीं करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, उनके ऊपर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना स्टार्ट करेंगे, तब तक तो ये सारी बातें ही चलती रहेंगी। क्योंकि एक इंसान के चेंज होने से चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारी जो गंगा रिवर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो जितने राज्यों से होकर गुजरती है वो रिवर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कोई एक भी राज्य अगर उसको गंदा करता रहेगा तो वो गंदी होती रहेगी। जब तक सारे के सारे राज्य मिलकर ये ना बोले कि हाँ रिवर को हम लोग को पोल्यूशन होने से बचाना है, तब तक वो नहीं सुधरेगी। सेम पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई सारे ऐसे चैलेंज आते हैं। एक तो पॉलिटिकल विल यहाँ पर अच्छा लगा मुझे, पहली बार में इन्होंने सबसे ऊपर रख दिया, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से सबसे खतरनाक चीज़ है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये भी एक काफ़ी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं आज के डेट में, आगे टेक्नोलॉजी का अगर इनोवेशन नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी कि 2050 तक इंडिया के अंदर में 40% लोग ऐसे होंगे जो कि पानी की कमी से बहुत ही तगड़े तरीके से जूझ रहे होंगे। सोचो कि हर 100 में से 40 लोग जो हैं वो पानी को ढंग से पी नहीं पाएंगे आने वाले 2050 तक का अगर आप लोगों को बातें करूं मैं यहाँ पर, तो सिचुएशन समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो जरूरी है कि समुद्र के अंदर में जो खारा पानी है उसको चेंज कर पीने लायक बनाया जाए। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पैसा इतनी बड़ी दिक्कत है खासकर हमारे जैसे देशों के लिए भी, जहां पर लोगों को रोटी कपड़ा और मकान तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है, वहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में कैसे हम लोग बात कर लें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन लोगों का मुद्दा होता है जो कि पेट से भरे बैठे हैं, ये समझ सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, ये इतना बड़ा पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। आप लोग सोचो जैसे SLE फैमिली मेंबर 1 मिलियन से ऊपर है, अगर एक एक बंदा भी अगर एक एक पेड़ लगाना स्टार्ट कर दे तो एक दिन में 1 मिलियन पेड़ हम लोग लगा सकते हैं। तो यहां से क्या पता चलता है कि एक तरीके से छोटे छोटे एक एक पॉइंट आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, हर एक लेवल पर आप लोगों को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन पेड़ लगाना तो बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूं कि वीडियो में आप लोग फीडबैक दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर उसमें लोगों को आलस आता है। तो सोचो मैं कह दूं कि एक पेड़ लाकर आप लोगों को लगाना है, तो कितने सारे लोगों को बोला जाएगा और कितने सारे लोग काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है डिफरेंस क्या आता है कथनी और करनी में, यानी कि इंसान जो है वो अपनी आदतों का पुतला है, जैसी आदतें उसकी चल रही हैं वैसी आदतें चलती रहती हैं, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि छोटा सा काम उनको बोलो कि सुबह टाइम पर ओनली उठना है, सही तरीके से अपना शेड्यूल फॉलो करना है, जो कि उनकी जिंदगी सुधार रहा है, वो उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा काम बोलो उनको जो दुनिया की जिंदगी सुधारे, तो उसके लिए इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है, वरना अपनी जिंदगी लोग नहीं संवार पा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। तो पब्लिक अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इक्का दुक्का लोग जुड़ने स्टार्ट होंगे और फिर चीजें बढ़ेंगी। तो इस तरीके से पायदान पाए चलना पड़ेगा। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ब्राजील बोल दे कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है, US से बोल दे कि तुम अपने आप देख लो, पैसा नहीं दूंगा। चाइना बोल दे कि मैं तो किसी के पास में इस तरीके की डिस्कशन करने जाऊंगा ही नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, तुम्हारी चाय की पत्ती पसंद ही नहीं आ रही मुझे, जैसी चाय बनाते हो वहाँ पर समोसे के अंदर तेल इतना रहता है कि मेरा मन ही नहीं करता डिस्कस करने का, वहाँ कुछ आ गया। बेफालतू की बातें बोल के दूर हट जाएं। इंटरनेशनल लेवल पर कोई कोऑपरेशन ही नहीं कर रहा है, तो ये सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट ने बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो PPT के अंदर भी लगा दी हैं। अगर आप लोगों को देखना हो कि कैसे यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड प्रोडक्शन में क्या क्या कमी आती जा रही है, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या सेटलमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है। आप लोग सोचो क्या ऐसे राज्य में रहना पसंद करोगे जहां पर प्रॉपर पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कौन रहना पसंद करेगा वहां पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि इम्पैक्ट किस तरीके से यहाँ पर फिजिकल क्लाइमेट कंडीशन जिस तरीके से देखने को मिलती है, ह्यूमन का इन्फ्लुएंस कैसे कैसे है यहाँ पर,
फायर जो है आज के डेट में आग के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, ओशियन में एसिडिफिकेशन होता जा रहा है। ये सब मुद्दे आप लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर बताए गए हैं सारे। हाई से लो लेवल पर क्या क्या एमिशन हो रहा है, किस तरीके से इंसान के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट इसका पड़ सकता है, कितनी एज किस तरीके से इस चीज़ को झेलती है वो बताया गया है। दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या खतरनाक सिचुएशन है, एनुअली कितना हॉट टेम्परेचर कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, सोयल में कितना मॉइस्चर है, ये यहाँ पर कितना यहाँ पर बारिश होती है किस एरिया में। तो ये सारे इस रिपोर्ट के अंदर में चीज़ें बताई हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस करना है, स्टडी करनी है। ये उन लोगों के लिए है जैसे हमारे देश के नेता हो गए, पर यहाँ पर आप लोगों में ये काम बता रहा हूँ कि रिपोर्ट मेहनत कितनी कर रही है। ये देखो एक एक चीज़ को इनके द्वारा समझाया गया है तसल्ली में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर सारे मिलकर काम करोगे तब जाकर यहाँ पर ये जो हम लोग टारगेट लगा रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो ये होगा। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, फिर आप लोग इसको रिवर्सेबल नहीं कर पाओगे और ये इरिवर्सेबल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो और कुछ करो चाहे ना करो, एटलीस्ट इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिसको यहाँ पर एक तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे जो सिगरेट पीता है वो डायरेक्टली अपनी हेल्थ को खराब करता है, पर उसके साथ में रहने वाले यार दोस्त जो यारी निभाते हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पर इंपैक्ट बताए गए हैं। लैंड और ओशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार बातें की है, उसमें भी पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर फोकस देकर चले हैं वो लोग कि भाई साहब ये चीज़ें सुधारनी है हम लोगों को। तो ये बहुत ही एक ऐसा क्रिटिकल इशू है जिसको इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं होगा और इसीलिए इसको इग्नोर भी नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ फॉर लैंड, ये तीनों के तीनों 13, 14, 15 इसी के ऊपर बने हुए हैं सारे के सारे कि हाँ 2030 तक उन लोगों को अचीव करना है। पर लेकिन इन रियलिटी में वही बात है कि लिख तो दिए हैं आप लोगों की तरह टाइम टेबल वाला, पर वो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि मॉर्निंग से ही टाइम पे काम करना जरूरी है। ओके, तो ये थी कुछ बातें। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से चीज़ें समझी होंगी। क्वेश्चन भी बहुत सारे यहाँ से बेसिकली आप लोगों के निकल सकते हैं, कुछ तो जो मैंने बताया वही निकल सकते हैं। आगे यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप किया गया था 1988 में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनएफसीसी के द्वारा। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, फिर बताता हूं दोनों के आंसर साथ में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये है बेसिकली माल एडॉप्शन। ठीक है, तो एक तरीके से जो माल एडॉप्शन होता है, जो कि एक तरीके से आप लोग गलत काम है ना, एक तरीके से कुछ गलत चल रहा है उसको सुधारने की बात यहाँ पर की जाती है, तो माल एडॉप्शन बेसिकली बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, तो डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन द नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम, एक तरीके से नेचुरल या फिर ह्यूमन सिस्टम के अंदर में जो चेंज आता है, ठीक है, तो इन एडवर्सली जो इंक्रीज होती है वनरेबल टू द क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि बदतमीजी करते जाओ इतनी बढ़ जाए कि उसको आप लोग सुधार भी ना पाओ, तो वो वाली चीजें यहां पर बोली गई है। इट इज एन एडॉप्शन मेजर दैट डज नॉट सक्सीड टू रिड्यूस द वनरेबिलिटी बट इंक्रीज इंस्टेड, यानी कि फिर वही बोल रहा है, कह रहा है कि जिस तरीके से चीजें घटनी थी घट नहीं रही है, अब वो और ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में यहां पर ये बातें बता रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है ये बताइए। वैसे अगर नाम से और कॉमन सेंस से देखोगे तो आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया कि इट इज एन एडप्शन, यानी कि एक ऐसा ये एक तरीका है चीजों को अडेप्ट करने का जो डज नॉट सक्सीड, यानी कि जो एक डज सक्सीड इन रिड्यूसिंग द वनरेबिलिटी। अगर ये सक्सीड कर जाएगा तो फिर इसको मेल एडप्शन कैसे बोलेंगे, यानी कि सक्सीड ही नहीं कर रहा है तो डज नॉट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा एडप्शन जो कि जो काम दिया गया था उसको काम को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मेल एडप्शन के बारे में भी अगर पूछे आप लोगों से, याद रखिएगा कि एक तरीके से जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये तो नेचुरल या ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, और वो इस लेवल पर हो गए कि क्लाइमेट चेंज को और क्या कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और उसको एक तरीके से उत्तेजित कर रहे हैं, तो उसकी उत्तेजना को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर, तो ये खतरनाक है यहाँ पर। और बाकी आप लोगों को मैंने बताया था 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा मिलकर ये प्रस्तुत किया गया, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आंसर आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से चीजों को आप लोगों को आगे लेकर चलना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डालना मैं यहाँ पर भूल गया, आंसर राइटिंग का बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। वो बेसिकली बात करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, बोलता है क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, और इंडिया कैसे इफेक्ट हो रही है इस तरीके से, हिमालयन रीजन में किस तरीके से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और कोस्टल एरिया में किस तरीके से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से, वो सारी बातें आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड आप लोगों को बताई दे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनको वे फॉरवर्ड में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो।
अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर करा दी यहाँ पर, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी रिपोर्ट है, तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर जगह आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। और यूपीएससी का मतलब ये नहीं था कि यूपीएससी में करंट अफेयर आप लोगों को किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो तैयारी इस तरीके से करनी है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो मार्क्स अच्छे आए। ओके दोस्तों, देश के अंदर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये जो टेररिस्ट है ये वांटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर कर भागा हुआ है कि उसको पकड़ना जो है वो ज़रूरी है, और जो भी देखे उसको बताएगा तो यहाँ पर कई बार उसके ऊपर इनाम भी रख दिया जाता है। ये तो मैंने बात करी आप लोगों से अपने देश के बारे में, पर लेकिन अगर अपने देश के अंदर में गुनाह करके कोई विदेश में भाग जाए तो उसका क्या जुगाड़ किया जाता है, उसको कैसे पकड़ा जाता है, तो तब पिक्चर में आता है यहाँ पर इंटरपोल। और इंटरपोल जो है ये यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल पुलिसिंग का काम करता है, जिसके बारे में मैं अभी बेसिक भी आप लोगों से बात करूँगा। अभी मुद्दा क्या है जो यहाँ पर जिनका नाम है आप लोगों को पता है, मेहुल चोकसी साहब जो हैं, वो अभी फिलहाल इंटरपोल की जो रेड लिस्ट में इनका नाम था, इनके नाम के आगे यहाँ पर ये देखो नोटिस लगा हुआ है और लिखा हुआ था वांटेड बाय इंडिया, यानी कि ये इंडिया का वांटेड पर्सन है, इसको इंडिया को वापस पहुंचाना है। ये बेसिकली यहाँ पर काम था। पूरा डिटेल आइडेंटिटी रहती है पर्सन की, कहाँ पैदा हुआ, क्या डेट ऑफ बर्थ है, कैसा दिखता है, वो सारी बातें रहती है। ये सेम डेटा आप लोगों को यहाँ पर मोदी का भी देखने को मिलेगा, नीरव मोदी जो हैं इनका भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनका नीरव दीपक है इनका नाम पूरा, अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि हमारे देश की जुडिशियल ऑथोरिटी के द्वारा ये एक वांटेड पर्सन है, यानी कि ये इंसान हमारे देश में होना चाहिए, जैसी हरकतें करके यहाँ पर भागा है और जुडिशरी में केस भी चल रहा है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, कैसा कलर है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी बताई जाती है। तो यानी कि ये किसके द्वारा रिक्वेस्ट डाली जाती है कि यहाँ पर इनके सामने नोटिस पर यहाँ पर लिखा जाए कि रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। तो इंटरनेशनल जो पुलिस है, जिसको मैं इंटरपोल यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं आप लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको इंटरपोल बोलते हैं। ये जैसे अपने देश में अगर कोई क्राइम कर रहा है तो यहाँ पर उसको तो हमारे देश की सारी जो पुलिस है वो पकड़कर आराम से दबोच लेगी उसको। जैसे अभी खालिस्तान वाले मुद्दे पर आप लोगों ने हरकतें देखी यहाँ पर, तो उसको स्टेट पुलिस और सेंटर ने मिलकर यहाँ पर बेसिकली उसको दबोचा। तो ये क्या हो गया, ये मुद्दा हो गया बेसिकली हमारे देश के अंदर में सारा सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेगा तो उसको दबोच लेगा। पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे देश की बाउंड्री के अंदर में एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक ऑथोरिटी है जिसके थ्रू ये काम किए जाते हैं। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन एज ए मेंबर के तौर पर रहती है, क्योंकि मेंबर ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसमें हमारे देश का जो मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीबीआई, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंटरपोल के द्वारा मेहुल चोकसी को रेड लिस्ट में से हटा दिया गया है, और सीबीआई जो है वो अब तक चुप्पी साधे हुए है। आखिर क्या मुद्दा है, तो ये है पूरी बेसिकली न्यूज़। अब यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि इंटरपोल जो है वो अलग अलग नोटिस इशू करता है। ये नोटिस है आप लोगों के सामने। जो पहला ही नोटिस है यहाँ पर इसको बोलते हैं रेड नोटिस, यानी कि वांटेड पर्सन, यानी कि ये पर्सन जो है ये कुछ ना कुछ हरकतें करके भागा, ये एक वांटेड पर्सन है, इसको ढूंढ कर देना यहाँ पर बेसिकली काम रहता है। अगर येलो नोटिस के बारे में बात करें तो कई बार मिसिंग पर्सन रहते हैं, यानी कि इंसान जो है वो गायब हो गया, लग रहा है कि विदेशों में ले गए, उसको ले जाकर बेच दिया है, देह तस्करी या देह का व्यापार किया है उस इंसान का। तो ये भी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, अलग अलग चीज़ों को किसी की बॉडी मिली है वो अनआइडेंटिफाई है, पता नहीं किस देश की है, किस इंसान की है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से नोटिस है। ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी आता है, जो कि अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नोटिस देखने को मिलते हैं, अलग अलग पर्पज की वजह से। कहीं वार्निंग देना है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक है, कहीं पर थ्रेट है उससे रिलेटेड। तो ये जो नोटिस है हमारे से जो रिलेटेड है वो याद रखिएगा, वो था अभी रेड नोटिस, जिसके बारे में यहाँ पर अभी ये न्यूज़ भी छपी थी। तो रेड नोटिस इशू यहाँ पर इनको किया गया है दोनों को, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया। इंटरपोल के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि क्या अभी इशू है। अभी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये इंटरनेशनल पुलिस है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई हरकतें कर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस है, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पर ये सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि चीज़ों को सतर्क किया जा सके। इसका जो ढक्कन खोला गया था वो लियोन फ्रांस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका डब्बा बंद करके रखा गया है,
और ये क्रिमिनल जो मूवमेंट करते हैं ये यहाँ पर उसको रडार पर रखती है, अलग अलग रीजन में जाते हैं जहाँ पर, तो कैसे उनको कंट्रोल करना है। इसके चलते यहाँ पर म्यूचुअल असिस्टेंट रहता है क्रिमिनल पुलिस फोर्सेस के अंदर में। जैसे मैंने भी बताया आप लोगों को, हमारी सीबीआई यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, तो ये तरीका होता है पकड़ने का, ठीक है। वहीं जैसे एक तरीके से अगर यहाँ से भाग गया उस राज्य में से दूसरे राज्य में चला गया, तो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो एक दूसरे के साथ में रहता है ताकि चीज़ों को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इशू बन जाता है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिकली हेड होता है इसका प्रेसिडेंट होता है, और वो इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। ये एक तरीके से वन ऑफ द मेंबर नेशन होता है जो कि इसका पार्ट है, यानी कि अपने घर के लोगों में से ही एक इंसान को पकड़कर उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं, कोई बाहर का नहीं आएगा। 4 साल तक वो ऑफिस में रहेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। डे टू डे की एक्टिविटी जो है देखी जाती है फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, जो कि यहाँ पर काम करता है, इलेक्टेड किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, और ये 5 साल तक अपने ऑफिस में रहता है। नंबर 3, जनरल असेंबली जो है वो पॉलिसीज बनाती है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है सेक्रेटरीट के अंदर में, तो उनका एक खाका तैयार किया जाता है इस जनरल असेंबली के द्वारा। ऑल द कॉन्टेक्ट ऑफ द कंट्री, जो भी यहाँ पर कंट्री की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करती है, तो यहाँ पर जैसे हमारे देश से यहाँ पर सीबीआई है, ऐसे ही अलग अलग देश से उनकी एजेंसी रहती है और यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि इसके मेंबर देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये है पूरी न्यूज़ इसके बारे में। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि आप लोगों से इंटरपोल के बारे में पूछा सकता है। ये तो शायद ही पूछेंगे कि मेहुल चोकसी और फलान ढिमकाना, ये बेसिकली ये पूछा सकता है कौन सा नोटिस इशू किया गया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है और ये किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली डिनाई नहीं करूँगा, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों से ऐसा पर्सन पूछा ही जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग कम से कम जरूर याद रखिएगा। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आर्टिकल सुना है। इंटरपोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया स्टेब्लिश किया गया था रिजोल्यूशन बाय द यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। एम है प्रमोट करने के लिए यहाँ पर पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर क्रिमिनल पुलिस फोर्सेज होती है उनके बीच में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से ये बताना है। इसको अटेम्प्ट करो, फिर आंसर बताया जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ये सारे ये करेक्टली मैच आप लोगों को करने हैं। कौन सा पेयर करेक्ट है, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पता होगा तो कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को याद भी रखनी होती हैं। नेक्स्ट इंटरपोल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बोथ प्रेसिडेंट और जो यहाँ पर सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट, बोथ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की दोनों ड्यूरेशन जो है वो 4 साल होती है। जनरल असेंबली जो है वो पॉलिसीज एग्जीक्यूशन का काम करती है सेक्रेटरीट के लिए। सही आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव और या फिर नन ऑफ द अबोव। तो आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है आप लोगों को, ए, बी, सी या फिर डी में से। तो आप लोगों का आंसर बताता हूं, अच्छे से सुनते हुए चलिएगा। पहले में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये किसके द्वारा, तो बोला गया यूएन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन के द्वारा इसको अडेप्ट किया गया। इसका सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, क्योंकि यूएन की हेल्प से नहीं, इनका खुद का ही एक रिजोल्यूशन लेकर आया गया था जिससे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट जो है तो यहाँ पर आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। वियना के अंदर में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का जो सेशन हुआ था उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर इस्टेब्लिश की गई। टोटल मिलाकर आज की डेट में इसके अंदर में सेंट्रल नेशनल जो ब्यूरो है लगभग 195 मेंबर के देश के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको तो मैच करना है, तो इसको मैच कर ही लेना है, यहाँ पे देखकर कोई इशू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि 4 साल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक के 4 हैं और एक के हैं 5 साल। तो ये कई बार ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से देकर आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाला जाता है। तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अपनी सीबीआई को मत भूलिएगा, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारी आन बान शान किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, ये जरूर पता होना चाहिए। अब ये बताओ, इनको देश के अंदर में पकड़ कर लेकर आना चाहिए या फिर इनको जिस तरीके से रखा जा रहा है, जिस तरीके की जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं वो सही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। 13,000 करोड़, समझ रहे हैं, कई सारे देश के पास में इतना पैसा होता नहीं जितने लेके भागे। कई सारे देश ना देश उधारी लेते हैं जितने लेकर भागे अकेला इंसान। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन है, ठीक है। तो टॉपिक तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो बातें बताई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है ये खासकर
सोसाइटी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। द हिंदू में काफ़ी तसल्ली में ये आर्टिकल कवर किया गया। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है कि आज की डेट में यहाँ पर जो कोचिंग्स हैं, सोसाइटी के अंदर में जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सेक्चुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिल रहे हैं लड़कियों को। तो उससे रिलेटेड ये केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आंसर देना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर पूछा जाए समाज में आज के डेट में कि कोई लड़की जो है उसके लिए सबसे सिक्योर जॉब कौन सी है, नॉर्मली अगर आप लोगों को फोकस देकर पूछते हैं ना कि यार लड़की टीचिंग करती है, यार वाओ टीचिंग करती है, सबसे बढ़िया जॉब लड़की के लिए टीचिंग की है, ऐसा देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहाँ पर वो टीचिंग कर रही है, जहाँ पर वो पढ़ा रही है, या फिर जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, या फिर जहाँ पर लड़की पढ़ भी रही है, अगर वो वहाँ पर भी सिक्योर नहीं है तो फिर कहाँ पर सिक्योर रखोगे लड़कियों को। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल भी आया है किसी रीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि एनसीडब्ल्यू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि चीज़ों को ध्यान में रखो। स्टेट को, जो स्टेट है यानी कि राज्य हैं, उनसे बोला है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो भी होता है वर्क प्लेस पर, खासकर कोचिंग सेंटर्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनके आप लोगों को ध्यान देना है। क्यों बोल रहा है एनसीडब्ल्यू? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये कमीशन बनाया गया है। तो ये ड्यूटी है इस कमीशन की कि इस तरीके की चीज़ों को देखो कि क्या हो रहा है। आप लोग खुद बताओ, जैसे कोई लड़की कहीं पर जॉब कर रही है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है वहाँ पर जहाँ पर आप लोग काम करते हैं, या फिर कई सारी लड़कियाँ लाइब्रेरी में पढ़ती हैं बैठकर जाकर, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है। कहीं रास्ते में आते जाते आप लोगों ने कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस की होगी, कि भी ऑटो में बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई ना कोई टच करने की कोशिश करता है, छेड़ने की कोशिश करते हैं, मेट्रो में अगर कोई जा रहा है, बस में कोई जा रहा है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, आप लोग खुद देखो यहाँ पर। तो ये जरूरी है कि इसके लिए कमीशन बनाना पड़ गया अलग से। ये ऐसी चीजें भी ना देश के अंदर जब देखते हैं कि कैसा कमीशन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वरना क्या जरूरत है डंडा लेकर बैठने की एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर वहां पर सारी चीजें सही हो। आप लोग खुद बताइए। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, उस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं जिस पृथ्वी पर इंसानों के रहने लायक जगह है ओनली, अब तक दूसरी जगह हम लोग खोज नहीं पाए ढंग से, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे उस पर ऐसी स्थिति है कि हम लोग पैदा हुए वहां पर, हम पैदा ही नहीं होते, उसको इतना खराब कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे ही यहां पर ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडियन सोसाइटी और वुमेन रिलेटेड इशू के साथ में अगर कोई बोले तो याद रखेगा, एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे देश में पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं कानून आया जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यानी कि कोई जहां भी कोई महिला है, अगर उसको कोई एक तरीके से कोई उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसकी रोकथाम की बात की गई। तो प्रिवेंट करना है, यानी कि रोकना है होना, और अगर हो भी जाता है तो कैसे उसको रिड्रेसल करना है, कैसे उसका निवारण करना है। 2013 में ये कानून आया निकलकर, जिसके बेस पर मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2013 में कानून ही क्यों आया, अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों को पता है हमारे देश में एक काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। निर्भया केस आ रहा है दिल्ली के अंदर में 2012 का, वो एक इतना भयानक केस था जिसने लोगों को अंदर से दहला के रख दिया। तो उसके चलते यहाँ पर एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर यहाँ पर बात की थी, और उसने ये भी बात किया था कि इसके लिए प्रॉपर एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि फटाफट केस का निपटारा किया जा सके। अगर कोई कंपनी है उसके अंदर में प्रोसीजर होना चाहिए इन चीज़ों को चेक करने के लिए, और कोई भी स्कोप ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर कोई एक तरीके से रियायत मिले यहाँ पर। क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल के गोल है, वहां पर भी वुमेन के खिलाफ, अगर महिला के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने की बात की जाती है ह्यूमन राइट के तहत, यानी कि इंसानों की तरीके से कम ट्रीट कर लो यार, ये बातें वहां पर बोली जाती है। बहुत सारी एनजीओ है जो इसके ऊपर काम करती हुई नजर आती हैं, और इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसी के साथ में सुधार गृह के बारे में बात करें, नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करें, महिला पुलिस वॉलेंटियर बना दिए, महिला जो यहाँ पर शक्ति केंद्र बना दिए, निर्भया फंड बना दिया। ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आ रही है? क्योंकि महिलाओं को ढंग से हमारी सोसाइटी में रखा ही नहीं जा रहा है, एक तरीके से बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। इवन फंडामेंटल राइट के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सेफ गार्ड की बात की जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कंसर्न क्या है, आखिर क्यों इनके द्वारा ये बातें बोली गई है कि कोचिंग सेंटर्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है, और हमारे देश में नहीं, ये दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। 31,000 कंप्लेन आई क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है,
एक तरीके से यहाँ पर रिसीव की गई नेशनल कमीशन और जो वुमेन है इसने कब 2022 में 31,000, ठीक है। तो हाईएस्ट है 2014 से अगर आप लोग बात करते हैं तो हरकतें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो हरकतें यहाँ पर रिसीव की गई 54% ये है उत्तर प्रदेश से। रीजन क्या है? सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश के अंदर में दिल्ली जो कि कैपिटल है, दूसरे नंबर पर है भाई साहब। महाराष्ट्र जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है, तीसरे नंबर पर है। बिहार चौथे नंबर पर, हरियाणा पांचवें नंबर पर। और हरियाणा के बारे में तो मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा आप लोगों को हरियाणा में एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? वो है हरियाणा के अंदर में आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज के डेट में किसी के अंदर में है तो मैंने आप लोगों को बताया था वो कहां पर है, वो है हरियाणा के अंदर में। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें यहां पर ये जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये केसेस हैं, इसकी वजह से यहां पर ये कंसर्न निकल कर आ रहा है और इसी के ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है। इसकी नींव अगर थोड़ी सी जाकर खोदोगे आप लोग तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो अंदर से इंसान को झकझोर देने वाली होती है। जैसे विशाखा 10 केस आया था यहां पर निकलकर और उसकी गाइडलाइन आई थी 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था जिसमें विशाखा गाइडलाइन रखी गई उस पर्टिकुलर केस के नाम पर। और उसी से फिर आगे जो ये केस जो ये एक्ट निकल कर आया ना, नाम देखो आप लोग यहां पर, ये केस था 1997 का ये केस था। और फिर यहां पर जो पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल 2013 में जाकर हम लोगों ने यहां पर कानून बनाया। यानी कि ये जो गाइडलाइन है इनका इस्तेमाल जो है 2013 में किया गया। यानी कि ये केस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार कर दी है, फिर भी हम लोगों को पर्टिकुलर कानून बनाने में 16 साल लग गए। तो फिर क्यों दिक्कत नहीं होगी समाज के अंदर में, आप लोग खुद बताइए। मतलब 16 साल कानून बनाने में लग गए। आप लोग सोच सकते हैं, इंपोर्टेंस ही नहीं दी गई इस मुद्दे को। तो ये पर्टिकुलर केस फाइल किया गया था वुमेन राइट ग्रुप के द्वारा, ऑन विच जो विशाखा से रिलेटेड यहां पर ये केस यहां पर निकल कर आया था। तो इसमें गाइडलाइन दी भी गई थी कई सारी कि वर्क प्लेस पर कैसे यहां पर कुछ ना कुछ कमेटी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, कंप्लेन कैसे हो रही है उसको टाइम बाउंड मैनर में आप लोग को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी भी यहां पर हाइड की जाएगी वुमेन के द्वारा जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेगी, मेंटेन करेंगे यहां पर कॉन्फिडेंसली जो कि यहां पर विक्टिम है उसकी, यानी कि सबके सामने बातें निकाल देंगे उसके साथ में कुछ दुर्घटना घटी है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहां पर वर्क प्लेस पर वुमेन के खिलाफ, ये सारी बातें बोली गई थी। 16 साल बाद हम लोगों ने उसके ऊपर कानून बनाया। तो इसलिए यहां पर जरूरी है इन सब मुद्दों के ऊपर डिस्कस करना। और वुमेन इंपावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे निबंध में बात कर लो, चाहे आंसर राइटिंग में बात कर लो, चाहे इंटरव्यू में बात कर लो, पूछा ही पूछा जाता है यहां पर ये। तो यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई यहां पर जो एक तरीके से बनवारी देवी से रिलेटेड जो सोशल वर्कर थी राजस्थान में, राजस्थान से बहुत केसेस निकल कर आते थे, ठीक है। 1992 में यहां पर एक तरीके से बात की गई कि सी हैज प्रिवेंटेड द मैरिज ऑफ 1 ईयर ओल्ड गर्ल। यहां पर ये देखो छोटी छोटी बच्चों की शादी की जाती है, ठीक है। और एक तरीके से कई सारे गैंग रेप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं यार जो ना सोचने के लिए मजबूर करते हैं और अंदर से झकझोर देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है बच्चों के साथ में, ठीक है। वैसे तो हम लोग आज के डेट में नहीं, एक तरीके से आप लोग खुद देखिए, हम लोग जो औरतों को पूछते हैं देवी माँ दुर्गा माँ के तौर पर, और दूसरी साइड में उसी औरत को हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये चीजें समझने वाली है कि माइंडसेट कैसा है सोसाइटी का इस चीज को देखकर। तो ये माइंडसेट हमारा अंडरस्टैंड करने वाला है। बेसिकली हम लोग को ये माइंडसेट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट समझ में नहीं आएगा तो तब तक हम लोग चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो ये इससे एक तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इतना ज्यादा सख्त हो गया है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर नाम बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखेगा। ये है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया ना यहां पर, ये बनवारी देवी। ये इनका नाम क्यों याद रखना है आप लोगों को? इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बेसिकली यहां पर एक बच्ची की नहीं, एक तरीके से छोटी बच्ची की शादी होने वाली थी, उसकी शादी होने से रोका था इसने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, इसके बदले इनको गैंग रेप का शिकार होना पड़ा था। समझ रहे आप लोग यहां पर? तो ये सोचने वाली बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में ये पर्टिकुलर कानून है, इस कानून के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी ऐसी यहाँ पर बेसिकली एक नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कि क्रिएट करना है, इंप्लीमेंट करना है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूट करना है इंटरनल कमेटी जो कि इन सब चीज़ों को देखेगी और वुमेन ही हेड करेगी इसको। एम्प्लॉय को अवेयर करा जाएगा इसके बारे में, इसी के साथ में पोस्टर या फिर नोटिस लगाए जाएंगे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और स्टैट्यूटरी एनुअल रिपोर्ट फाइल की जाएगी यहाँ पर, इसी के बेसिस पर कि क्या यहाँ पर सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो इसको चेक भी किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली कि इस लेवल पर काम करने की जरूरत यहाँ पर पड़ने लगी, वरना सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। बात करें अगर यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी आप लोग यहां पर कवर होने वाली है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाया गया जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बोलते हैं 1990 का।
ये इस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1992 में। फर्स्ट जो कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 31 जनवरी 1992 में और जयंती पटनायक इसकी चेयरपर्सन बनाई गई। आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है। कंपोजिशन जो होता है, एक चेयरपर्सन होता है इसके अंदर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, मेंबर सेक्रेटरी और इसी के साथ में 5 अदर मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं। काम क्या करता है ये रिव्यू करता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड के हैं महिलाओं के लिए कि उनको कोई दिक्कत ना देखने को मिले। रिकमेंड करता है रेमेडीज जो भी यहां पर है लेजिस्लेटिव मेजर से रिलेटेड, फैसिलिटेट करता है रिड्रेसल और ग्रेवेंस और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑल द पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग टू द वुमेन। तो ये इसके बेसिक चीजें यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कोई भी महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है यहां पर तो उसको ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि इस महिला के खिलाफ यहां पर गलत हो रहा है तो ये पॉलिसीज आप लोग लेकर आ सकते हो, इनका सॉल्यूशन आप लोग यहां पर निकाल सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। और ऐसी बहुत सारी यहां पर बेसिकली चीजें चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है, जब एक महिला पढ़ेगी, एक औरत पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी तभी तो जाकर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर पढ़ी नहीं रही है तो उसको अपने अधिकार का नहीं पता है, सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है उनको बचाने के लिए उसका नहीं पता है। वन स्टॉप सेंटर बना दिया, कुछ भी दिक्कत हो यहां पर आओ सारा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में उज्ज्वला करके यहां पर ये स्कीम आ गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। अगर कोई यहां पर ट्रैफिकिंग हो रहा है, रेस्क्यू करना है, महिलाओं को बचाना है किसी भी तरीके से, इसका एक तरीके सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, कोई सुधार गृह रखा गया, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए नारी पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलेंटियर, ये सारी चीजें मैंने बताई। ये निर्भया के नाम से तो फंड भी बना दिया इसके लिए यहां पर कि महिलाओं से रिलेटेड आप लोगों को थाने बनाने हैं, वहां पर महिला ही होनी चाहिए सारी। तो ऐसे ऐसे भी यहां पर सिस्टम जो है निकाल कर लेकर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यह है सी बॉक्स। सी बॉक्स के नाम से आप लोग याद रखिएगा। ये सी बॉक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यानी किसी लड़की के साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है और वो अपनी इज्जत बेइज्जती के चलते किसी के सामने नहीं आ रही है तो वो यहां पर जाकर अपनी बातें लिख सकती है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बोला गया, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेटस की महिला है, कहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट में है, पब्लिक में है, कहीं पर भी है, उसको पब्लिकली नहीं आना है, अपना एक पर्टिकुलर यहां पर चीज लिखनी है। तो सेक्सुअल हरासमेंट उसने फेस किया, इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेन कर सकती है। तो ये तो सब लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस का पॉइंट है, इसको तो सारी लड़कियां लिख लेना, ठीक है, अपने पास में रखना। कभी भी कोई दिक्कत हो तो यहां पर इस तरीके जो सरकार के द्वारा चीजें चलाई गई हैं इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार के कम इनिशिएटिव नहीं है, बस अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि लेक्चर को बस एजुकेशन पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करो, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करो, ताकि इसका फायदा उठा सको, ये चीजें दूसरों तक भी पहुंचा सको। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने खुद यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया था 2014 में, जब यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। बोला गया कि यहां पर हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के जो बढ़ते हुए मामलों को देख रहे हैं आप लोग सभी, इसके खिलाफ मौजूदा कानून प्रावधान के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इस खतरे से निपटने के लिए कुछ जो यहां पर हम लोग को क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में यहां पर बात की गई। तो ये सारे जो उपाय यहां पर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे उपाय यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। पर इन सब उपायों में जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है अवेयरनेस फैलाना, यानी कि इस चीज के बारे में लोगों को समझाना कि ऐसी ऐसी चीजें गवर्नमेंट के पास में है, इनका इस्तेमाल करो, आप लोगों का अधिकार है। संविधान के अंदर भी महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि संविधान के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है इस पर्टिकुलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। फंडामेंटल राइट है यहाँ पर महिलाओं के लिए, इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है उनको। तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 14 संविधान का इक्वलिटी के बारे में बातें करता है। ठीक है, तो इस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेस पर। आर्टिकल 15 इसके ऊपर तो मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, देखना आप लोग अंदर से एक तरीके से कैसा लगेगा आप लोगों को, यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटी रख दी गई यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या रखा गया आप लोगों को याद होगा, फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर है संविधान के अंदर में 51A के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ओरिजिनली कितनी थी और आज के डेट में कितनी है ये बताना आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि इंश्योर करना है कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो डिग्निटी हैम्पर करे वुमेन की, उसको रोकना है। आर्टिकल 51वें आर्टिकल के अंदर ये बातें हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है भाई साहब ये, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और बाकी जो ट्रिब्यूनल वगैरह वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली, और आप लोगों को भी इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है,
क्वेश्चन है, इससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, अटेम्प्ट करो इसको। सी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लिया करो पहले, वरना फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बोलोगे ये क्या हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंडर में आता है। एम है प्रोवाइड कराने के लिए सिंगल विंडो एक्सेस टू द एवरी वुमेन, फैसिलिटेट रजिस्टर कंप्लेन कर सके सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वहां पर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या होगी, वो है ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि ओनली 1, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, ये यहां पर सेक्सुअल जो हरासमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो सी यहां पर रखा गया है, तो ये किसका है, आप लोग होम मिनिस्ट्री का नहीं है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। लगेगा तो हाँ यार होम मिनिस्ट्री कर रही होगी कुछ ऐसा काम, पर लेकिन कुछ और ही नजर आता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, और फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992। ये जयंती पटनायक चेयरपर्सन इसकी बनी थी। आंसर बताना है करेक्ट क्या है। 1 ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए बी सी या फिर डी में आप लोगों को सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर है यहां पर बी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है पार्लियामेंट में कानून पास कर कर बनाई जाती है। इसको वैधानिक बॉडी भी आप लोग बोल सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून पास नहीं करती है, बस बोल देती है ऐसा कुछ होगा, वो होगा, हमने बोल दिया तो होगा, ठीक है, यानी कि हमने कह दिया तो सत्य है भाई साहब, यही होगा। अब वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में क्या, तीनों में पता होना चाहिए। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, वो संवैधानिक बॉडी होती है। कोई आर्टिकल है उसके बारे में, फाइनेंस कमीशन हो गया संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, कैग हो गया संवैधानिक बॉडी है, यूपीएससी हो गया संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। पंचायती राज सिस्टम संवैधानिक बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में आर्टिकल है बकायदा हमारे संविधान में। और वो आर्टिकल चाहे ओरिजिनली हो चाहे बाद में ऐड किए गए हो, पर आर्टिकल होने चाहिए, तो वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कौन सी है, सरकार बनाती है। स्टैट्यूटरी कौन सी है, जो कानून पास करके बनाई जाती है पार्लियामेंट में, जिसमें डिस्कशन डिबेट होता है। और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जो कि संविधान में जिसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों के सामने। तो यहां पर सारा डेटा मैंने बता दिया, न्यूज क्यों थी ये मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है हमारे देश के अंदर में वो बता दिया, विशाखा गाइडलाइन क्या है उसके बारे में समझा दिया, और बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, एक कमीशन के बारे में कवर कर दिया, गवर्नमेंट की स्कीम आप लोगों को बता दी, सी बॉक्स इनिशिएटिव खुद भी पता रखना है, दूसरों तक भी बातें पहुंचानी है। 2 क्वेश्चन भी आप लोगों के प्रैक्टिस हो गए और आंसर राइटिंग भी हो गया। इसको कहते हैं सही से इस टॉपिक को तैयार करना, ओनली नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी में भी आप लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलानी है कि नहीं, करोगे कि या फिर नहीं, बताइए आप लोग। ये चीजें आप लोगों को पता है तभी दूसरों तक पहुंचेगी। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। एक डायलॉग आप लोगों ने गारंटेड सुना होगा, यस या फिर नो बोलिएगा, कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी हमारा कुत्ता कुत्ता, यानी कि अगर हम करें तो गलत और तुम करें तो सही। तो ये वाली बात देखने को मिलेगी। इसमें एक गाना भी बना हुआ है, मैं करूँ तो कैरेक्टर, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है जब ऐसी न्यूज़ सामने निकल कर आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा अभी यहाँ पर ये न्यूज़ छापी गई कि यूएसए, जो कि दुनिया में सबको मास्टर बना घूमता है, सबको सलाह देता हुआ घूमता है, उसने यहाँ पर ये 4 लाख गैलन रेडियो एक्टिव वाटर जो है वो लीक कर दिया है यहाँ पर अभी ओशन के अंदर में। ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई। सबसे बड़ी बात क्या है अभी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। पहले तो 1 गैलन में अगर आप लोगों से बात करें कितने लीटर होते हैं, तो लगभग 3.5 से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये जो 4 लाख आप लोगों को यहाँ पर शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, इसमें भी लगभग 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने लीटर पानी यहाँ पर अभी जो है समुद्र के अंदर में छोड़ दिया गया है। समुद्र के अंदर में क्या, बेसिकली नदी के अंदर से होती हुई चीज़ें जो है ये समुद्र में पहुँचती है, तो नदी के अंदर में छोड़ दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताए, इनके द्वारा ये बातें दुनिया में बताई भी नहीं गई है, ये तो बाद में रिपोर्ट से पता चला है बाद में कि ऐसा कुछ घटना इन्होंने कर दिया है। जैसे चाइना ने कोविड-19 छिपा कर रखा, ऐसे ये भी किसी को पता नहीं था। अभी एक रिपोर्ट आई जिससे यहाँ पर इसके बारे में पता चला है। और ख़तरनाक सिचुएशन क्या है ये आप लोग देखिए, ये पर्टिकुलर ये पावर प्लांट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इससे जो निकल के यहाँ पर जो वेस्ट गया है यहाँ पर, ये गया है मिसिसिपी रिवर के थ्रू। तो इससे कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके खतरनाक सिचुएशन की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक ऐसा देश जिसको इतना रेस्पॉन्सिबल देश की तरीके से देखा जाता है और लगता है कि यार वो जो है सारी चीज़ें अच्छी करेगा, जापान इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ है कि जापान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हुआ था, जिसके चलते उसके पास में बहुत सारा न्यूक्लियर वाटर है और उसको छोड़ नहीं पाता है। और भाई साहब ये छोड़कर निकल भी गए और लोग जो हैं इनको कुछ पकड़ भी नहीं रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हैं।
तो यही बात आती है कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली कहानी यहाँ पर निकल कर आती है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये इतना पानी जो छोड़ा गया है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका ये पर्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम है यहाँ पर मोंटिसेलो। तो यहाँ पर ये एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो पर्टिकुलर एरिया है, जो एक स्टेट है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी जो रिवील किया गया है, ये एक्सिल एनर्जी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है कि ऐसी हरकतें की गई है। ये जो हरकत कर दी गई है, ये नवंबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी और हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कब, अभी बैठे हुए अब इस महीने के अंदर में। तो यानी कि अब तक का ये किसी को पता ही नहीं था। पब्लिक में लगभग 4 महीने बाद यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ऐसी हरकतें इन्होंने कर दी है। तो पब्लिक सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी का जो कंसर्न निकल कर सामने आया है कि भाई साहब तुम क्या कर दिए, क्या हम सोचे थे, तो वो हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि अब सोचो कि अगर ये पानी जैसे नदी में निकल कर गया है, तो नदी में जो भी जीव जंतु है उनकी खस्तालत होगी, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि ये बिल्कुल ऐसा काम कर दिया कि पानी में जहर छोड़ दिया और लोगों को बता भी नहीं रहे कि इसमें जहर है, लोग पिए जा रहे हैं और लोग मरे जा रहे हैं। तो इससे क्या कंडीशन सामने निकल कर आती है, सीधी सीधी यही सिचुएशन सामने निकल कर आती है कि तुमको परवाह ही नहीं है कि लोगों का क्या हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी बन गई है यहाँ पर। और इसके चलते आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन भी। यूएसए में एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी। तो यहाँ से आप लोगों को बोलेंगे कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। 2 रिवर हैं, एक का नाम है यहाँ पर मिसूरी, इसके साथ में इसको कंपेयर मत करना, एक है यहाँ पर मिसिसिपी। तो दोनों अलग अलग रिवर सिस्टम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ह्यूनसन रिवर भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। पूरा जो रिवर का सिस्टम है कनाडा और जो यूएसए के बॉर्डर पर है वो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर। तो इसी में से एक रिवर आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम जो है ये इधर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर में ये कारनामा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो इसकी वजह से क्या खराब हो गया है, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड खराब हो गया है। मतलब क्या है, मतलब ये बताता हूँ। एक फ्रेंड था वो केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था उसको, जो भी कोई पर्टिकुलर ना फॉर्मूला आता था तो उसका केमिकल नेम जो है वो जरूर याद रखा करता था। तो जैसे एक दिन उसके पास में फ़ोन आया एक उसके दोस्त का, तो बैठा हूँ मैं भी उसके पास में बैठा था, तो पानी पी रहा था बैठा बैठा। तो उसने पूछा और क्या कर रहे हो, कह रहा है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड ले रहा हूँ। ओके, मतलब मैंने कहा ये क्या था, तो कह रहा है कि ये वाटर का केमिकल नेम है, इनके H2O, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, डाई मतलब हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन, तो ये ले रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए भी आप लोगों को याद रखना है जब हम लोग हाइड्रोजन बनाने की बात करते हैं, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसमें पानी का इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी कि हाइड्रोजन जो है वो नेचुरली पानी में से निकाला जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एक सेफ भी रहेगा अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर न्यूज़ में था। तो याद रखना कि डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है इन्होंने ख़राब कर दिया, यानी कि पीने का पानी ख़राब कर दिया। ओके तो आगे से मैं बोलूँ कि पानी पी लेना तो बोलना कि हाँ सर हमने भी अपना डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है टाइम पर पीना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि एक SLV प्लानर है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। आप में से कितने SLV फैमिली मेम्बर जो है इसको रिलेटिव में भरते हैं, पूरे दिन में आप लोग अपनी जो चीज़ें हैं उसको ट्रेस करते हैं? आप लोग बताइए। अगर ये नहीं करते हैं तो आप लोग जो है अपनी एफिशिएंसी को अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। एक A4 साइज़ की सीट पर आप लोगों को लिखना चाहिए किस घंटे में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं, उससे जो एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, आप लोग भाई साहब अपने आप को ही आप लोग ना उन्हें कहते हैं कि सैल्यूट करते हुए नजर आओगे, अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आओगे। और खासकर जब एग्जाम पास में होता है उस टाइम पर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन कौन भरता है इसको बताना जरूर। इसमें पानी का भी ऑप्शन दे रखा है और पूरे दिन को आप लोग अपना रेट दे सकते हैं कि कितना आप लोग बेसिकली इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग अपना रेटिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिए। बेसिकली ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ज़िंदगी में आप लोग को इंप्रूव करने का काम करती है। ओके, बाकी बताइए H2O2 को क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है और फीडबैक जरूर दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है बुरा आप लोग बता सकते हैं। देखिए सारी चीज़ ना मानने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग चीज़ों को मान लो तो अच्छी हैं और ना मानो तो आप लोगों को बुरी देखने को मिलेगी। हमारे ही देश के पढ़े हुए लोग जो हैं वो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी के CEO बने बैठे हैं और हमारे ही देश के बच्चे जो हैं वो बाहर के देशों में पढ़ने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया स्टडी इन इंडिया। तो ये जो प्रोग्राम था ये भी रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। पर लेकिन उससे पहले कुछ डेटा है आप लोगों के सामने कि अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो टॉप 5 कंट्री इन टर्म्स ऑफ जो एप्लीकेशन हमारे देश में देखने को मिलती है। सबसे टॉप पर है नेपाली, हमारे देश से पढ़ने आते हैं, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, इथियोपिया और भूटान।
अफगानिस्तान से तो आप लोगों ने देखा तालिबान तक भी हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। हमारे देश के लोग कहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से टॉप 5 कंट्री इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर्म, यानी कि यहाँ से अप्लाइड कर रहे हैं और इतनी कंट्री के एप्लीकेशन आते हैं हमारे देश के अंदर में, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये जो डेटा है ये आप लोग यहाँ पर देखें कि डेटा भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है 20 के साथ में। आप लोग कंपेयर देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड, कंट्री टोटल 12 देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर 136 हो गई यहाँ पर, तो ये कोविड-19 की वजह से चीज़ें थी। तो यहाँ पर आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं कितने सारे जो हैं इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर यूएसए, यूके, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और इवन जो श्रीलंका से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ये जो कंडीशन है आप लोगों के सामने, ये डिपेंड करती है कि ढांचा कैसा है देश के अंदर। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारे देश से अगर कोई बाहर पढ़ने जाता है तो उसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए टॉप कंट्री कौन सी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पढ़ने जाते होंगे? तो इसके बारे में जाकर आप लोग सर्च करिएगा। टॉप में आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, ये ऑप्शन आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। अभी ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बात करते हैं, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि आज का तो है नहीं, ये पुराना प्रोग्राम है। अगर आप लोग लंबे समय से कनेक्टेड हैं आप लोगों को पता होगा। तो बात की जा रही है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम जो है, ये हाई कमिश्नर जो हमारे देश के प्रणय वर्मा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बांग्लादेश की, उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी बात की जा रही है। जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया यहाँ पर बेसिकली हायर एजुकेशन मीट 2023। ये अभी यहाँ पर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ढाका के अंदर में यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो यानी कि 2 पर्सनैलिटी ने मिलकर हमारे देश के और बांग्लादेश के, उनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ये ऐसा प्रोग्राम है ताकि ग्लोबल लेवल पर कोई स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी वो हमारे देश में आकर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक तरीके से लुभावन वाद वाला एक ऐसा प्रोस्पेक्ट तैयार किया गया है ताकि आसानी से वो हमारे देश में आ सके। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे देश में एजुकेशन लेने जब हम लोग जाते हैं तो सोचो वहाँ पर बच्चा जाकर रह रहा है, वहाँ पर फीस पे कर रहा है, वहाँ पर अपना रहने कहने का जो खर्चा है वो भी अपना कर रहा है, स्पेंड कर रहा है चीज़ें। तो उस कंट्री की जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं हम लोग जब बाहर जाते हैं। सोचो अगर यही बच्चे जो हैं हम अपने देश में ढंग से सिस्टमेटिक वे में पढ़ा पाएँ तो कितना सही तरीके से यहाँ पर अपनी पैसा जो है वो अपने ही ऊपर हम लोग खर्च करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से सिस्टम क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है कि दूसरे देश के भी लोग हमारे देश में आकर पढ़ना चाहते होंगे तो उनको अपने देश में लेकर आ जाए। इस तरीके से यहाँ पर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर स्कीम भी कवर करते हैं, बीच बीच में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम कवर की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है 5th पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा क्या है? एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि लोगों को अवेयर कराने की बात की जा रही है, उनकी बेसिकली हेल्थ के बारे में, उनके खान पान के बारे में। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 3 अप्रैल तक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पोषण पखवाड़ा का मतलब क्या है और क्यों ये लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर इसका बेसिक पर्पज है लोगों को अवेयर करना। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बॉडी का जो BMI इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो BMI इंडेक्स एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे आप लोगों की हेल्थ का पता चलता है। तो BMI इंडेक्स आप लोग याद रखेगा। तो पोषण पखवाड़े का एम है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए यहाँ पर, ये याद रखेगा। तो इसको एक जन आंदोलन के थ्रू, एक जन भागीदारी के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की जाती है। सोचो मैं आप लोगों को बोलता तो हूँ कि मॉर्निंग में उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाना खाओ, बैलेंस डाइट लो, ये वाली बैलेंस डाइट के साथ में अपनी खुद की भी बैलेंस डाइट लो, पर इन रियलिटी सुनकर कानों पे से उतार दिया, कोई कर ही नहीं रहा है उसको। तो ये तब समझ में आता है इंसान जब कोई इसको अल्टीमेटम मिल जाता है कि भाई साहब अगर यहाँ से ज़्यादा वेट बढ़ गया ना तो अब सेहत ना बर्बाद होने वाली है। तो अब डॉक्टर आकर चेतावनी दे देता है, तब जाकर इंसान सुधरता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर काम करना जरूरी है। थीम क्या है यहाँ पर पोषण पखवाड़े के यहाँ पर? तो न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। तो हष्ट पुष्ट देश रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर ये कि अगर हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हष्ट पुष्ट हैं और उनकी हेल्थ तो अच्छी है, साथ ही साथ में एक तरीके से कमा भी अच्छा रहे हैं, तो सारी चीज़ें फिर पैटर्न में चलती है, आप लोगों को नजर आती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें, जो आप लोगों ने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल मिलेट्स डे, यानी कि जो दालों से रिलेटेड डे है वो भी हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट करवा दिया। तो इससे पता चलता है कि कितने अच्छे से हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं। और इसे हम लोगों ने श्री अन्ना का नाम दिया, यानी कि मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रोटीन का काम करता है और बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर श्री अन्ना के बारे में भी आप लोगों को याद रखना। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और श्री अन्ना कहाँ पर बोला गया, तो आप लोगों को याद होगा बजट का जब लेक्चर लिया था मैंने, उसमें भी आप लोगों को पढ़ाया था किस तरीके से यहाँ पर श्री अन्ना जो है वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर उसका नाम देकर उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो फिर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो याद रखना, ठीक है भाई साहब। अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, फिर मत बोलना कि बताई नहीं थी। रिसेंटली अभी आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, कई सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं, लोकेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो कुछ ऐसी ही न्यूज़ है आप लोगों के सामने। देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी बोला गया, लोगों से अर्ज किया गया कि आप लोग यहाँ पर मतवा महामेला जो है वहाँ पर आप लोगों को विजिट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रिब्यूट भी पे किया गया श्री जिनका नाम था हरिचंद ठाकुर को। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बनते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मतवा महामेला जो है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि वाइब्रेंट कल्चर और कम्युनिटी को बेसिकली शो करता है। ये है बेसिकली मतवा कम्युनिटी। तो इससे रिलेटेड आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। तो मतवा कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। बेसिकली इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराता हूँ। नाम जो मैंने अभी बोला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था हरिचंद ठाकुर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा पर्टिकुलर जो यहाँ पर ईस्ट बंगाल के अंदर में जो मिड 1800 जो टाइम पर यहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्म की बात की गई और लोगों को गाइड किया गया, एक तरीके से बोल सकते हैं इकट्ठा किया गया ताकि लोगों को जिंदगी में रिफॉर्म लेकर आए जा सके। तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर में जो वेस्ट बंगाल है हमारा देश, हमारा राज्य बेसिकली, इसी के साथ में बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है, दोनों की कम्युनिटी आज की डेट में जो है इस पर्टिकुलर जो मेले को सेलिब्रेट करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जब गाइड किया गया तो इंडिया के अंदर में जो बेसिकली बंगाल है और जो बांग्लादेश है, दोनों एक ही पार्ट हुआ करते थे। तो इंडिया और बांग्लादेश की कल्चर को भी शो करता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तरीके से लोगों को एक काइंडनेस का पाथ भी यहाँ पर दिखाया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और एक तरीके से नहीं अद्भुत। क्या मतलब? सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो, इंसान अगर डेथ हो जाए और उसको कोई रोक सके डेथ होने से, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। यानी कि जान तो जा ही रही है सबकी, मरना तो एक दिन सबको ही है, पर अकस्मात मृत्यु हो जाना ये एक सदमे से कम नहीं है यहाँ पर। और इसमें अगर आप लोग बात करोगे सबसे बड़ा रीज़न क्या आता है, वो आता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली रोड एक्सीडेंट वगैरह। ये यहाँ पर वीडियो थी छोटी सी, चल नहीं रही है, पिक्चर में कन्वर्ट हो गई। बैड लक। अभी इसके बारे में क्या मुद्दा है, पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया एक स्पीड लिमिट जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर में एक वेरिएबल स्पीड लिमिट होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से लेकर इतनी स्पीड में जाओगे, वहाँ से लेकर उतनी स्पीड में, और फिर वहाँ से लेकर उतनी स्पीड में। तो एक वेरिएबल स्पीड लिमिट होनी चाहिए, यानी कि बस दबाया स्पीड और मतलब लास्ट गियर में लगाई और फुल रेस दबाई और बस दौड़े जा रहे हैं, वो गलत है। वेरिएबल स्पीड लिमिट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फॉलो करता है। और ये स्पीड जब फॉलो करता है वेरिएबल स्पीड, तो इससे ये पता चला कि रोड एक्सीडेंट जो है लगभग 34% कम हो गए थे जो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके कंपेयर में। यानी कि इतना ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिला। आप लोगों को बोला जाता है ना कि किसी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पदचिन्ह पर चलना है, बिल्कुल उसका मतलब होता है कि देखो उसने कहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं, उसके हिसाब से आप लोग अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर लो। तो जहाँ भी दुनिया में अगर कुछ फ़ायदे हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने से, तो हम भी वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओवर स्पीडिंग के बारे में बात करें तो वो सबसे ज़्यादा डेथ का रीज़न बनती है हमारे देश में, और मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, तो वो भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। बहुत ही एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर ही आगे बढ़ना है, ओके। इन्वायरमेंट के बारे में न्यूज़ है, और यहाँ पर बात करते हैं एक जानवर के बारे में जो आप लोग को पिक्चर में दिख रहा है। इसको एक तरीके से जैसे घोड़े का जूता होता है ना, उसके तरीके से इसको देखते हैं। तो घोड़े का जूता क्यों बोला? क्योंकि इसका नाम भी घोड़े का जूता ही है, यानी कि हॉर्स शू।
तो हॉर्सू क्रैब बोलते हैं इसको बेसिकली। ये अभी रिसेंटली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सटेंट होने जा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर न्यूज़ में है। और साइंटिस्ट के द्वारा अभी बोला गया है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जब कोई जानवर जो है एक्सटेंट होता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। और क्यों हो रहा है ये हो रहा है डिस्ट्रक्टिव जो फिशिंग प्रैक्टिस है। आप लोग एक बात सोच कर देखो, जैसे मान लीजिए मछुआरे जो हैं वो समुद्र के अंदर में मछली पकड़ने जाते हैं, जिस नेट को वो यूज़ करते हैं मछली पकड़ने के लिए, सोचो कि वो जो नेट है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं छूट गया है उनसे और उनके हाथों से निकल गया है और वो समुद्र में ही पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर में आकर कोई मछली फंस गई उस पर्टिकुलर नेट के अंदर में और वो समुद्र के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब सोचो जितनी भी मछली, जितने भी यहाँ पर कोई इस तरीके के हॉर्सशू क्रैब, ये सारे इसके अंदर फंसते जा रहे हैं। वो सोचो कि क्या वो बच जाएंगे कभी ज़िंदगी में? वो उसी में फंसे रहेंगे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनको खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और कई बार तो कछुए के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक इस तरीके से फंस जाती है, उनकी ज़िंदगी जो है वो दर से बदतर हो जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो उड़ीसा गवर्नमेंट को साइंटिस्टों ने, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अर्ज किया है, ये इसीलिए किया है कि इसको यहाँ पर सुधारा जाए, क्योंकि हॉर्सशू क्रैब जो है ये इस एक की वजह से यहाँ पर इनकी संख्या घटती जा रही है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये फिशिंग प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। चिड़िया आप लोगों ने बहुत देखी होगी, बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़िया हैं यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो चिड़ियों से रिलेटेड है। एनुअल साइंटिफिक बर्ड काउंट की जाती हैं, यानी कि जो चिड़िया हैं उनका नंबर काउंट किया जाता है, कहाँ कहाँ पर कितनी चिड़िया पाई जाती हैं। तो करनाल बर्ड सेंचुरी के अंदर में अभी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें काउंट किया गया लगभग 187 बर्ड्स। इससे ये पता चलता रहता है कि पहले कितनी आती थी, अब कितनी आती है, क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है। तो करनाल जो बर्ड सेंचुरी यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इवन रिवर के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो करनाल बर्ड सेंचुरी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये तो एक तो याद रखना है, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर रिवर भी याद रखनी है। तो ये मैं आप लोगों को न्यूज़ दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। ये है पर्टिकुलर। तो करनाल बर्ड सेंचुरी जो है ये आप लोगों को जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, वहाँ पर देखने को मिलेगी और रिवर है इसके पास में। तो इस तरीके से रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है यहाँ पर बेसिकली पातलंग गंगा, ठीक है। तो पातलंग गंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से यहाँ पर इस तरीके से रिवर का भी नाम पूछा जा सकता है, या फिर नहीं पातलंग गंगा नहीं, पाताल गंगा बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो PATALGANG है, ठीक है। तो पाताल गंगा इसको बोला जाएगा। तो पाताल गंगा जो रिवर है तो याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, कोई बर्ड सेंचुरी है, उसके पास में आसपास वाले रीजन में आप लोगों से बर्ड सेंचुरी के नाम डायरेक्ट ना पूछ के कोई रिवर पूछ लेंगे कि कौन कौन सी रिवर यहाँ पर कनेक्टेड है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार लगा लेना। और रीज़न है स्टार लगाने के लिए बोलने का, क्यों? क्योंकि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि इंसान और जानवरों के बीच में झड़प देखने को मिलती है। और हाथी इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है इस पर्टिकुलर मुद्दे की वजह से। तो इसी के चलते यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम लॉन्च किया गया जिसको बोला गया गज मित्रा, यानी कि एक तरीके से जो हाथियों के साथी या हाथियों के मित्र करके प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गज मित्रा जो प्रोग्राम है वो कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल के द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसके लिए 600 के करीब जो लोकल यूथ है उनको यहाँ पर इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है उन एरिया में जहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है, ताकि दोनों के बीच में लड़ाई को रोका जा सके। तो नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में यहाँ पर गजमित्रा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई सारे हाथियों की जान जाती हुई भी आप लोगों को नजर आती है और इंसानों की भी जान जाती है। तो दोनों के लिए फायदेमंद है, इंसानों के लिए भी और हाथियों के लिए भी, ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो ये इस तरीके की जो न्यूज़ है वो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में आती है। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ से आ गए। डायरेक्ट स्कीम पूछी जाएगी और बोलोगे कि समझ में नहीं आई थी। अभी देखो अच्छे से याद रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर न्यूज़ है, अभी हमारे देश के अंदर में 156 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप हैं पोर्ट्स के अंदर में, या फिर जो भी मूवमेंट्स है जो बल्क कम्युनिटी को इधर से उधर ले जाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, आइडेंटिफाई किया जा रहा है PM गति शक्ति प्रोग्राम के तहत में।
ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम जो है ये एक तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं। जैसे रोड की कैपेसिटी बढ़ानी है, रेलवे की कैपेसिटी बढ़ानी है, रीन्यूएबल एनर्जी को कितना इंप्रूव करना है, एयरपोर्ट और यहाँ पर जो भी हेलीपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग को इंप्रूव करनी है, ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाना है, 4G कनेक्टिविटी में यहाँ पर इंप्रूवमेंट लेकर आना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है ये नेशनल मास्टर प्लान आप लोगों को देखने को मिला, 2021 में लॉन्च किया गया था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी एक तरीके का इनिशिएटिव है। किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है तो ये याद रखिएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, देश में कनेक्टिविटी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। तो इसके तहत हमारे देश में प्रॉब्लम क्या पता है क्या है, हमारे देश में कई बार रिसोर्सेज तो होते हैं पर लेकिन उनका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हम लोग कर पाते हैं। तो ये हम लोग को उस एरिया में भी गाइड करेगा सही से, ठीक है। ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ बड़ा स्टेप उठाया गया है जो अब तक नहीं हुआ था, कुछ ऐसा किया गया है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्या करा दिया? ऐसा मैंने कुछ नहीं करा यार। नॉर्मली अभी गवर्नमेंट क्या है वो थोड़े से कई सारे स्टेप उठा रही है, ठीक है। ये मत बोलना कि सर कभी आवाज़ दे जाने लगती है, कभी मतलब देखते रहे ना कभी मंदी आने लगती है। इसलिए क्या रहता है, जैसे चेयर पे बैठता हूँ ना तो बैठे बैठे तो नहीं एक तरीके से पैर दुखने लगते हैं तो पोजीशन चेंज होती है कई बार तो उसकी वजह से आसपास चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अभी बात करें तो याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो डिप्टी गवर्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट अब तक कहाँ से हुआ करती थी, तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर से ही हुआ करती थी। यानी कि जो यहाँ पर अब तक अपॉइंटमेंट होती थी वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक से ही लोग जो थे उनको यहाँ पर लेकर आया जा सकता था बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर से। पर लेकिन पहली बार देश के अंदर में उनको प्राइवेट सेक्टर से अपॉइंट करने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन निकला है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के तहत में, उस इंसान को यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो जिंदगी में अगर किसी ने, जैसे नॉर्मली क्या होता है ग्रेड बी का जो एग्जाम निकलता है आरबीआई के द्वारा, तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेड बी ऑफिसर बनाते हैं। तो मैक्सिमम ग्रेड बी ऑफिसर जो बनते हैं वहां से उसमें जाके आप लोग आगे तक आरबीआई के गवर्नर तक बनने का चांसेस रहता है। पर लेकिन यहाँ पर अभी जो आउटसाइड पर्सन है उसको भी अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही है और फर्स्ट टाइम होगा आरबीआई की जो हिस्ट्री में इस तरीके से जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है अपॉइंटमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से इंसान को इस पर्टिकुलर सिस्टम में लाने के लिए। तो ये यहाँ पर उसके एक्सपीरियंस के बारे में देखा जाएगा किस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर इसको अपॉइंट किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में 4 आप लोगों को डिप्टी गवर्नर देखने को मिलते हैं और 1 गवर्नर सामने रहते हैं। तो ये बातें हैं। बाकी बेसिक क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो याद रखिएगा आरबीआई जो फॉर्म किया गया था 1935 में 1 अप्रैल को ये बनाया गया था। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया आगे, मैंने आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाई भी थी, याद होगी ये बात। 1949 में इसको फिर नेशनलाइज किया गया। फर्स्ट हेडक्वार्टर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई का याद रखिएगा कोलकाता में था, बाद में चल के इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया, ज़्यादा लंबे समय टिका नहीं हालांकि, तभी यहाँ पर 35 में बनाया गया और 37 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि मुंबई एक ऐसा एरिया था जहाँ से हम लोग ज़्यादा व्यापार करते थे और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में कनेक्टिविटी की भी जरूरत थी। कहीं ना कहीं अंग्रेज बोल सकते हैं आप लोग, अंग्रेज जो हैं अपनी साइड में चीज़ें ज़्यादा रखना चाहते थे। अगर मैप में देखोगे तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लोग देखना मैप में एक बार को कि बंगाल कहाँ पड़ता है और अंग्रेज किधर से आते थे, तो आप लोग समझ पाओगे कि अंग्रेज मैक्सिमम इधर से आप लोगों को अपना व्यापार धंधा चलाते हुए नजर आते थे। तो यहाँ पर बैंक यहाँ के कंपेयर में ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा उनको, तो इस तरीके से यहाँ पर जल्दी जल्दी चीज़ जो है वो ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि उस टाइम तक देश जो था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में ही था, तो हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। पहले जो आरबीआई के जो गवर्नर थे सबसे पहले उनका नाम था यहाँ पर ओसबोर्न स्मिथ। ये तो पहले गवर्नर थे जो कि अंग्रेज गवर्नर आप लोग बोल सकते हैं। हमारे देश के जो गवर्नर थे आरबीआई के पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे उनका नाम आप लोग को बताना है, और उनका नाम पूछना भी रीजन है। अभी रीजन क्या है, अभी रिसेंटली फरवरी के महीने में उन गवर्नर के नाम पर अभी यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके उन गवर्नर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम चेंज करके मुंबई के अंदर में अभी उनके नाम पर रख दिया गया है, तो है नहीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर। तो सीडी देशमुख है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीडी देशमुख है उनका नाम, पर जो सीडी देशमुख में मतलब जो सीडी है बेसिकली सी है वो आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखता हूँ आप लोग कौन आंसर देते हैं। सीडी देशमुख में इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, इतना तो कम से कम जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तसल्ली में डिटेल में आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आइए अब कुछ नए शब्द आप लोगों को सिखाता हूँ, इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा अगर याद रखना चाहते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में तो फायदा पहुंचाएंगे। आंसर राइटिंग को भी आप लोगों को इंप्रूव करेंगे। जब आप लोग आंसर राइटिंग रखेंगे, अच्छे शब्द होंगे तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाएंगे। पहला जो शब्द है ये है शार्लेटन। यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब होता है धोखेबाजी, यानी कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सामने वाला इंसान जो है वो झूठ होता है, फ्रेबी होता है, धोखेबाज होता है। कई सारी ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखेगा जो कि आप लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी हरकतें करने वाला इंसान जो है उसको शार्लेटन बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में आप लोग धोखेबाज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से शब्द आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप लोगों को बोल के चला गया, कोई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल के चला गया यार ठीक है। तो इसलिए पता होएगा तो सामने वाला क्या बोल रहा है, बेइज्जती नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट शब्द है ये है यहाँ पर एवर्स। इसका मतलब होता है विरुद्ध, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि चीज़ों को डिसलाइक करने वाला, अपोज करने वाला, एक तरीके से ना सामने वाले के जस्ट अपोजिट में होने वाला। मेरा जो बेसिकली मतलब एक तरीके से नेचर है कि मुझे बेसिकली जैसे कि मुझे दूध पीना पसंद है, किसी को चाय पीना पसंद है, किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है। तो सबका अपना अपना नेचर रहता है, ठीक है। किसी को कुछ ऐसी चीज़ दिखती है तो गुस्सा आता है, जैसे कि मुझे कई बार कई सारे हो सकता है कई सारे लोगों को ये चीज़ फील ना हो। मेरे पास में अगर कोई इंसान रहता है आकर कुछ दिनों के लिए, तो मतलब एक आध दिन तो मैं झेल लेता हूँ, पर लेकिन अगर वो ज़्यादा एक तरीके से ना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कहीं कुछ कपड़े फेंक रहा है उतार उतार के ऐसे ही उल्टी सीधे, मतलब टाइम पे सो नहीं रहा है, टाइम पे उठ रहा है, मैं इरिटेट होने लगता हूँ तो एक तरीके नेचर जब अलग होते हैं, ठीक है, तो एवर्स बोलते हैं बेसिकली, एक तरीके से डिसलाइक करने लगता है फिर इंसान, ठीक है। ऐसे नहीं कि उससे चिढ़ता है, ऐसे ही बस क्या नेचर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से अपने काम में हैम्पर होने लगता है इंसान, वो दिक्कत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमेटी, यानी कि शिष्टाचार। इसके बारे में बात की जा रही है कर्टेसी। कई बार आप लोग रेस्पेक्ट दिखाते हो, खासकर मम्मी पापा के पैर छूते हो, नमस्ते करते हो, तो ये एक तरीका शिष्टाचार होता है, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करते हो, आप लोग का बिहेवियर दिखता है और आप लोग की परवरिश भी दिखाते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जिंदगी में ये, अगर सही शिष्टाचार होता है तभी इंसान जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। बाकी अपोजिट में तो यही है कि लड़ो और लड़ाई करो, जियो ना जीने दो, ठीक है नेक्स्ट है एक्रिएशन। तो यहाँ पर एक्रिएशन जो शब्द होता है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, और ये शब्द कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर मैं बोलूँ, आप लोगों ने सारे शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे, ये बताओ या नहीं सुने हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर इनका इस्तेमाल भी देखा होगा। तो इसलिए ये सारे शब्द अगर आप लोग भी खुद से भी इस्तेमाल करोगे तो आप लोग थोड़ा सा याद रख पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि एक साथ में वृद्धि होना या फिर चीज़ों का ग्रेजुअली इंक्रीज करना, ठीक है। एक तरीके से वृद्धि होना आप लोग बोल सकते हैं, चीज़ों का बूस्ट होना। कुछ एक कंपनी दूसरी कंपनी एक्वायर कर ली, पहले इतने मार्क्स आते थे अब और ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है चीज़ों का खराब होना, बर्बाद हो जाना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे यार रिजल्ट अच्छा आएगा, पर लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ये हॉरेंडस हो गई चीज़ें, बिल्कुल एक तरीके से खराब हो गई। बस एक तरीके दिख रहा है कि बस कैसे क्या ही करे, बस सर में दर्द हो गया, क्या करे, उस 3-4 दिन तक तो खाना खाने का मन नहीं करे, तो वाली कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आज आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, बायोलॉजी की ऑलरेडी आप लोगों की चल रही है। केमिस्ट्री की क्लास जो है आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोग पूरा ध्यान दिएगा अच्छे से। इसी के साथ में और भी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग के, पर लेकिन जितनी भी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं उनको सिस्टमेटिक वे में कवर करते हुए चलो, ये रिक्वेस्ट है, वरना इतने सारे लेक्चर हो जाएंगे, चीज़ें भूलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को पकड़कर, नहीं कहते पकड़ बनाकर चलो, तो ही चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये कुछ बातें बोलनी थी। पीडीएफ सारी मिल जाती है आप लोगों को, या तो टेलीग्राम पर आप लोग देख लो, या फिर जो ऐप है वहां से जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फीडबैक जरूर दिया करो, चाहे ऐप पर क्लासेस देखते हो, चाहे यहाँ पर कि कैसे आप लोग क्लासेस लग रही हैं, ताकि चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके और अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।